Time has got started. I welcome each one of you. In each one of you in today's training program. अच्छा, नाम तो इसका बड़ा यूनिक है, अकाउंटेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर वो क्या व्यू पॉइंट है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंडसेट की बात करेंगे। अच्छा, अभी जितने भी हम टीम मेंबर यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं और कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानते हैं। दोस्त हु ऑलरेडी नो मी, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, आई कैन रिलेट विद दी पुराने चेहरे राकेश जी। Okay, right. And those people who don't know me, let me tell you, my name is Jagmohan Singh and I am chartered accountant by profession. I qualified CA in the year May 2000. तो आज 20 साल हो गए हैं complete. I got an opportunity to work with the various corporate, non-corporate, small entity, big entity, and their turnover ranging from 10 crore to 10,000 करोड़। तो मौका मिला पूरे इंडिया में अलग अलग सिटीज़ और स्टेट में काम करने का, यूएस के अंदर काम करने का, वहाँ की टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, यहाँ पर हम कैसे काम करेंगे। मुझे वो भी मौका मिला कि किस तरह से सी फॉर्म इशू करवाते हैं, किस तरह से असेसमेंट करवाते हैं, चाहे वो वैट की हो, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, ऑडिट किस तरह से होता है, इनकम टैक्स सर्च, सर्वे वालों केसेस के अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट रही। क्योंकि बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू गॉट टू नो दैट अपॉर्चुनिटी। एंड देन जब बिजनेस ऑनर से मैं डील कर रहा था ना, जो स्टार्टअप के अंदर बिजनेस में था उसका एक अलग पर्सपेक्टिव था, लेकिन बिजनेस जब एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचा तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, ग्रोथ की बातें थी, उसके एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी। किस तरह से बैंक को ओडी, सीसी, टर्म लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे। फिर करते करते बिजनेस ने जैसे ही 100 करोड़ का जो बैरियर था वो ब्रेक किया, जैसे होता नहीं, जैसे ब्रेक करते हैं 100 करोड़ का तो खड़क कैसे वो 500 और 1000 करोड़ के पास पहुंचती है। और जब ये 500 करोड़ और 1000 करोड़ का बैरियर ब्रेक होता है तो बॉल 2000-3000 पे नहीं रुकती, सीधी 10,000 करोड़ के ऊपर रुकती है। तो ये बैरियर थे 10 करोड़ से 100 करोड़ का, 500 करोड़ का। और भगवान की इतनी कृपा रही कि मुझे हर किसी बिजनेस ओनर और अकाउंट्स की टीम के साथ मिलने का मौका मिला। तो ये जर्नी चल रही है, बढ़िया चल रही है, खूब मजे आ रहे हैं। लाइक घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिला हुआ है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, बाय एयर ट्रैवल करना है बिजनेस क्लास के अंदर, सारी चीजें चल रही हैं। तो ये क्या हुआ, व्हाई एम आई देयर इन फ्रंट ऑफ ईच वन ऑफ यू। सी, मैंने ना एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई किया है, बहुत बड़ा गैप। वो इतना बड़ा गैप आइडेंटिफाइड है कि हम ह्यूमन बीइंग जो खास करके अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर हैं, हम वही वाला पहिए के ऊपर काम करेंगे, उसी वाले व्हील के ऊपर काम करेंगे, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में वो पहिया ना बार बार आविष्कार हो रहा है, बार बार आविष्कार हो रहा है, इतनी बार आविष्कारित होता है कि वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के वहां से स्टार्ट होता है, जिससे और कुछ नहीं, सबसे बड़ा जो वेस्ट होता है वो है टाइम की वेस्टेज होना। और एक ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है मैनेजमेंट के अंदर और अकाउंट्स एंड फाइनेंस के पर्संस के अंदर। तो वो क्या एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट है फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंडसेट वाला, जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। ये कोई उस तरह का एजुकेशन नहीं रहने वाला कि कोई स्कूल का इन्वायरमेंट है, उस स्कूल के इन्वायरमेंट के अंदर मैं आपको कुछ फार्मूले दे दूंगा कि हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 बनेगा पानी। इस तरह के फार्मूले की बात नहीं करने वाला। इस सेशन के अंदर मैं आपसे वो बात करने वाला हूँ जो कि प्रैक्टिकल है, जो रियल है और जिसको हम डे टू डे बेसिस के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ना अल्टीमेटली उस रिजल्ट को हासिल करना है। हमारी कंपनी का एक विजन है, एक मिशन है। उस विजन और मिशन को हासिल करने के लिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस, जो फाइनेंस है ना, इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बोलूं कि जैसे बॉडी के अंदर लाइफ ब्लड होता है, उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने के लिए जो एक सेगमेंट है वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस का सेगमेंट है। और फाइनेंस की नॉलेज इन इटसेल्फ वो अपने आप में वरदान है, वो अपने आप में कमाल है। और हमें ना कोट कोट धन्यवाद करना चाहिए ऊपर वाले का कि हम जो फाइनेंस की बात करते हैं एक्चुअली वो इस ग्रोथ का आधार है। सेल्स एंड मार्केटिंग वाले सेल लेकर आएंगे, सोचो बिजनेस मॉडल ही ठीक नहीं हुआ तो कौन बताएगा बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है। लीकेज कहां पर जा रही है। मान लीजिए एक बैटरी बेची, मुझे 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसके पीछे 12 रुपए की सैलरी लगती है। एक ही बैटरी मैंने 4 महीने तक वेट कर लिया तो 12 चौक 48, 4 महीने की सैलरी लग गई, जो प्रॉफिट पहले महीने था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। बिजनेस मॉडल कौन बताएगा।
हम अकाउंट एंड फाइनेंस वाले ही बताएंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपसे बड़ी स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ अकाउंटेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जिस कल्चर के ऊपर हमने काम करना है और जो कन्फ्लिक्ट होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। अभी राइट नाउ जब आप इस प्रोग्राम के लिए आ रहे थे या अभी तक इस मोमेंट तक ये जो मैंने डिस्कस किया, व्हाट इज गेटिंग प्रेजेंट इन योर माइंड, आपको क्या लग रहा है ये जो हम 2 घंटे अपनी लाइफ के इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है? बबीता जी क्या लग रहा है, किस बारे में बात करने वाले हैं हम? क्या बात है, गॉट इट। आपने बिल्कुल राइट डायरेक्शन में एक्सपेक्टेशन सेट की हुई है। तो नितिन जी क्या लगता है, क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की मीटिंग का? राइट, गॉट इट, ठीक है। तो आप देखो जो एक्सपेक्टेशन आपके माइंड में ऑलरेडी सेट हैं और जिसके कंसिस्टेंटली मैं काम करने वाला हूं, जहां कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन डेविएट होती नजर आए, आप मुझसे क्वेश्चन रेज करेंगे। अच्छा ये ना फ्री फ्लो कम्युनिकेशन है, छोटा ग्रुप है, तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए ना, खटक हल्का सा एक आपने हैंड रेज किया और अपने क्वेश्चन को पुट इन कर दिया ताकि हम उस डायरेक्शन के अंदर ही चलते चले जाएं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके, तो मैं बात करता हूं यहां पर, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे, जब अकाउंट्स एंड फाइनेंस की बारी आती है ना, तो एक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से अवेलेबल है, कैलकुलेटर और पेन का और मोबाइल के ऊपर रेट प्लस माइनस हो रहे हैं, उसका जाना, इस तरह की इमेज हमारे सामने बनकर आती है। दिस इज हाउ द अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इज परसीव्ड एज। तो एक बहुत ही प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब भी कोई वेंडर, सप्लायर, कंपनी का पर्सन, अच्छा लॉकडाउन में बताओ, लॉकडाउन के दौरान जब सैलरियों का प्लस माइनस हुआ था, सबसे ज्यादा फोन किसके पास आए थे? अकाउंट्स वालों के पास ही आए थे। अंदर से भी खुशबुसाहट थी कि सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी। ये ना एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। इस है एक होती है सेड कम्युनिकेशन, एक होती है अनसेड कम्युनिकेशन, यानी कि आपका वेंडर, सप्लायर, एम्प्लॉई इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द अकाउंट एंड फाइनेंस। तो पहले तो ये समझ लें कि जो टॉपिक हमने आज का चूज किया है ना, कोई हल्का फुल्का छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ये कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है। फर्ज करो हमारी कंपनी में ये बिल्कुल रेगुलर फीचर बन जाए। एक लाइव सीन में आपके दिखा रहा हूं, सामने एक मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर फाइनेंशियल कंट्रोलर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी, वो इसी तरह से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, अब ये जो खड़ा है वो कौन खड़ा है? फाइनेंशियल कंट्रोलर। और इस पेज के ऊपर जो डिटेल नजर आ रही है वो फाइनेंशियल रिजल्ट नजर आ रहा है, जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से बनकर आया है और वो एक्यूरेट है, वो टाइमली मंथली फाइनेंशियल समरी क्लोज करने के बाद निकल कर आया है। जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर है, कैन यू सी द सीरियसनेस, कैन यू सी द सीरियसनेस? इसके अंदर उन एक्यूरेट फिगर को जब ये देख रहे हैं तो किस पर्पस के लिए देख रहे हैं? डिसीजन मेकिंग करने के लिए देख रहे हैं। इधर नवंबर खत्म हुआ, इधर दिसंबर के महीने में आपने कोई पर्टिकुलर डे डिसाइड कर लिया, मे बी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को 4 बजे और हर मंडे को 10 बजे और हर सेकंड मंडे, एग्जांपल ले लेते हैं, हर सेकंड मंडे 10 बजे हुए हैं, सभी सीरियस तरीके से फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के लिए आ गए। वो 1 घंटा मंथली फाइनेंस रही है। अब आप कहोगे उस 1 घंटे के अंदर हमने करना क्या है? व्हाट नीड टू बी डन? एक कंपनी जिसने पिछले पूरे महीने में परफॉर्म किया, उस रिजल्ट को somebody coming to the meeting fully prepared, not to show the data but to interpret the data। अब जरा कंटेक्स्ट समझना कि सेकंड मंडे है, फाइनेंशियल कंट्रोलर डाटा को ऑलरेडी स्टडी करने के बाद, उसकी इंटरप्रिटेशन निकालने के बाद, उसका आउटकम निकालने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या की पर्सन जो कंपनी के हैं और जो मैनेजरियल पर्सन है जिनको प्रेजेंट करना है, वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं विद व्हाट कॉन्टेक्स्ट? with the context which is consistent with the vision and mission of the company।
अब जब मैं ये बोलता हूँ विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी, आई मीन टू से कि सोचो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर, चलो अगर फिजिकल वर्ल्ड में मीटिंग नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, जूम पे हो सकती है। जूम के अंदर भी तो सेम ऐसा ही इन्वायरमेंट है। जूम मीन्स वीडियो, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करें, चाहे हम टीम को करें, माइक्रोसॉफ्ट के, विच एवर, तो ये ऑनलाइन वर्ल्ड में हो सकती है। तो यहां पर मैंने क्या किया, देयर इज अ फाइनेंस रिव्यू मीटिंग, दिस इज कॉल्ड मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग स्ट्रक्चर। बैकग्राउंड में ना मजा आ जाए अगर विजन म्यूजिक ऑफ द कंपनी प्ले हो रही है। मुझे मालूम है कि हमारी ओकाया ग्रुप की भी एक विजन म्यूजिक है। जब मैं पहले आया करता था तो, अच्छा मैं नया नहीं हूँ, पुराना ही हूँ, मोस्ट ऑफ यू नो राइट। तो लाइक लाइफ ब्लड बहुत कुछ सीखा है मैंने। अब मैं ना एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रियल एग्जांपल के साथ में शेयर करूंगा। सोचो मीटिंग स्टार्ट हो रही है और वो वाली म्यूजिक चल रही है बैकग्राउंड के अंदर, जो आपकी अपनी म्यूजिक है। तो यानी कि सीरियसनेस क्रिएट हो गई, मीटिंग की सीरियसनेस क्रिएट हो गई। अच्छा, अब क्या है, जितने लोग प्रेजेंट हैं उनकी मार्केट अटेंडेंस हो गई है। उसके बाद विजन, मिशन और वैल्यू स्टेटमेंट हर बार पढ़ रहे हैं जब ये मीटिंग हो रही है। अब बोले यार फाइनेंस रिव्यू मीटिंग है, फाइनेंस देखने सीधे सीधे बताओ प्रॉफिट कितना हो गया, नहीं हो गया, बात खत्म, आगे बढ़े। नहीं, क्या देखना है, अरे विजन कंसिस्टेंट है क्या, वो मिशन क्या है कंपनी का, विजन क्या है कंपनी का। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन माय डियर फ्रेंड, जितनी बार हम अपनी कंपनी के विजन और मिशन स्टेटमेंट को रीड करते हैं ना, जैसे नेशनल एंथम नहीं होती, हर क्रिकेट मैच से पहले लगा लो, या हर किसी बड़े इवेंट से पहले, मेरी मंथली मीटिंग के अंदर वो विजन, मिशन, वैल्यू स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, ताकि मुझे पता लगे कि कंपनी का एक शूरवीर योद्धा उस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। तो जो भी आज डिस्कशन होने वाली है उसका जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो कोई भी ब्लेम गेम नहीं, इस वजह से और उस वजह से वो नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आज विचार मंथन हो रहा है 1 घंटे का, वो एग्जैक्टली इसके कंसिस्टेंट हो रहा है। मीटिंग स्टार्ट करने के लिए ना हमें सबसे पहले पिछली बार जो भी पॉइंट डिस्कस हुआ, आपका जो इंटरनल ऑडिटर है, मतलब एंड द इंटरनल ऑडिटर है, जितने भी पॉइंट हमने निकाले हुए हैं, प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग थे, क्या वो ये मीटिंग शुरू होने से पहले जो हो जाने चाहिए थे खत्म हो गए क्या? तो ये एक संग बन जाता है। 20 सालों के एक्सपीरियंस के अंदर देखा कि हम उस विचार विमर्श और मंत्रणा के अंदर जब जाते हैं, शुरू में एनर्जी लेवल टॉप के ऊपर होता है, बहुत सारे एक्शनेबल निकलते हैं, जो उससे ज्यादा एक्शनेबल निकल होते हैं 3, 97 अभी पेंडिंग भी होते हैं। तो 5वीं मीटिंग में जाने का ना मन ही नहीं करता कि यार वही होना है, हमें पता है क्या कवियां है, लेकिन हुआ नहीं। तो क्या करना, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने पिछले जितने भी पॉइंट है उसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है। जैसे कि हमने एक डेट दी, उस डेट से पहले हमने वो काम कंप्लीट करने हैं, नहीं तो डेलीगेशन का सिस्टम है उस कि वो क्यों पोस्टपोन आगे की तरफ हो रहा है, बट इसको बड़े ही पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हुए तो मीटिंग स्टार्ट करनी है। अब कर लो, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग स्टार्ट करने के अंदर मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट निकाले, जो इंटरनल ऑडिटर ने इस बार पॉइंट निकाले हैं। उन पॉइंट को सबसे पहले आप रिव्यू कर लो कि इस महीने में कौन से ऐसे क्रिटिकल पॉइंट हैं, कहीं हमारी ये मीटिंग डायरेक्शनलेस तो आने वाली है। फॉर एग्जांपल, जैसे लॉकडाउन का पीरियड था, तब प्रायोरिटी चेंज हो गई थी, लॉकडाउन के बाद प्रायोरिटी चेंज हो गई। जैसे आपने चार्जिंग वाला सिस्टम शुरू किया, बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया, उस समय प्रायोरिटी और थी। तो हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी वाले एरिया जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट में निकल कर आए हैं, वो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस हुए, क्योंकि ऑडिटर जो है वो इस मीटिंग से पहले ऑलरेडी फाइनेंशियल कंट्रोलर से डिस्कस कर चुका है। कंपनियां दूसरी गलती करती हैं कि ऑडिटर डायरेक्टली मेन मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, और फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या कहते हैं हर मीटिंग के अंदर, देखेंगे, बताएंगे, अच्छा ऐसा है, मैं देखकर आपको चेक करके बताऊंगा। नहीं, ये सारे के सारे काम मंथली रिव्यू मीटिंग से पहले इंटरनली 1-to-1 के अंदर हो चुके हैं। यहाँ पर तो कंक्लूसिव पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, जो कि मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर करने हैं। आर यू एबल टू रिलेट विद मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ओके, तो ये मंथली रिव्यू मीटिंग ना एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है जिसके अकॉर्डिंगली हमने काम किया। तो यहाँ पर वैल्यूएबल डिस्कस हुआ। अब आ जाओ, अब हम जरा फाइनेंस की पोजीशन निकल कर आ रही है फाइनेंशियल समरी के अंदर। फाइनेंशियल समरी एक 1 पेजर रिपोर्ट है विच इज दी MIS। वो MIS फाइनेंस की MIS है जिसके अंदर आपको मंथ वाइज अप्रैल से लेके मार्च तक का डाटा एक ही शीट के ऊपर अवेलेबल रहता है।
और लास्ट ईयर में क्या था, इस बार मेरी क्या जीपी मार्जिन आ रही है, क्या नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रही है, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, अकाउंट पेबल कितने, रिसीवेबल कितने, पैसा कितना था, कितना है, कहां से आया, कहां से चला गया, वो एक सिंगल शीट जो है वो डिस्प्ले हो रही है यहां पर फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के दौरान। एंड बात किस चीज की हो रही है, उसके एनालिसिस की बात हो रही है। अगर जीपी मार्जिन होना चाहिए 25% और ये अक्टूबर के महीने में 6% आया है। चलो एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, जस्ट हैव अ सैंपल डेमोन्स्ट्रेशन। ये हमने MIS ओपन की, MIS से पहले मैं ओपन कर रहा हूं फाइनेंशियल समरी। चलो ये मेरी एक सैंपल समरी है जिसको हमने डायरेक्टली अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से एक्सट्रैक्ट किया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन यहां पर आ गई। अब देखो ऑटोमेशन की बात की बबीता जी, आपने ऑटोमेशन की बात की, यही है ऑटोमेशन की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। दैट मीन टू से कि क्या सॉफ्टवेयर के अंदर मंथली क्लोजर कर कि पेंडिंग पड़े हैं, सैलरी की एंट्री चढ़ी नहीं है, डेटर क्रेडिटर्स के अकाउंट रिकंसाइल नहीं है, कोस्ट रन मैनेज नहीं है उसके अंदर, और एक्सपेंसेस अभी डेबिट साइड के अंदर आ रहे हैं, GRIR की रन कमांड अभी हुई नहीं है, और वो फाइनेंशियल कुछ और रिजल्ट दिखा रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के सामने वो छोटी पर्ची हमने प्रेजेंट की और वो कुछ और रिजल्ट नजर आ रही है। 8 महीने तो हम वो डिस्कशन करते रहे, 9th मंथ के अंदर पूरा का पूरा पिक्चर बदल गया। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जब वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट फुजीकावा जियोन से जब वो ट्रांसफर एंट्री पास हुई तो सारे प्रॉफिट चले गए, डेप्रिसिएशन की एंट्री गई तो सब कुछ ही खत्म हो गया। तो फिर हम सारा साल क्या करते रहे, क्या डिस्कस करते रहे। तो इसलिए नितिन जी, बबीता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है वो कहां से आ रही है, मेरे अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आ रही है। क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक इंडिकेशन देता है, देखिए इंडिकेशन दे रहा है ये जीपी 26%, 24%, 23%, 26%, 15%, 16%, 9% और तो ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है। नवंबर के महीने में 6% है। तो अब जैसे ही इसकी डिटेल वर्किंग करना शुरू करेंगे तो पता लगा कि पहले नेट प्रॉफिट की तरफ देखा कि कुछ प्रॉफिट, कुछ कम, ये हमें एक इंडिकेशन मिली। इसका मतलब ये है कि जो भी हम एनालिसिस कर, दैट मीन टू से फाइनेंशियल कंट्रोलर हु इज कमिंग, जो फाइनेंशियल कंट्रोलर आ रहे हैं फाइनेंस रिव्यू को डिस्कस करने के लिए, डू यू रियली फील कि इससे पहले पूरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एनालिसिस हो चुका होना चाहिए? पास्ट में क्या होता था, पास्ट में ये होता था कि ये वाला एरिया एक बहुत ही इग्नोर्ड एरिया था, लेकिन जैसे ही हम उस इग्नोर्ड एरिया को इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और जब हमें इस बात की पूरी क्लैरिटी है कि जब मंथली फाइनेंस रिव्यू के अंदर डाटा डिस्कस होना है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से ही होना है, तो उस केस के अंदर जो डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन वो इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। क्या ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है हमारे अकाउंट फाइनेंस के अंदर कि परचेज के बिल ही नहीं आते, एक्सपेंसेस के बिल ही नहीं आए, अभी TDS का कुछ प्रोविजन था, 26 ईयर्स की रिकंसिलेशन नहीं थी? क्या इस तरह की जनरली हम प्रॉब्लम फील करते हैं? अगर जनरली हम इस तरह की प्रॉब्लम और मालूम है कि मंथली हमने फाइनेंशियल क्लोजर है, तो क्या कि इन्वेंशन तो ऑटोमेटिकली, जैसे वन ऑफ माई क्लाइंट ने क्या किया कि देखो ऐसा है कि जो परचेज के बिल, जो कि एक्सपेंस के बिल इस डेट तक आ जाते हैं, उनको विद इन 30 डेज हम उस डेट से पे कर देते हैं। जिनके बिल रिसीव लेट होते हैं प्लस 7 डेज मिला के वहां से उनको हम काउंट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट होगी। लार्सन एंड टूब्रो के कभी बिल ही लेट नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पता है जिस दिन वो बिल रिसीव हुए उस दिन से उसका पेमेंट टर्म काउंट होना शुरू होना है, प्लस छोटे मोटे इंसेंटिव और पेनल्टाइज के प्रोविजन उसके अंदर अवेलेबल हैं। और पता लग गया कि मैनेजमेंट की डिसीजन का बेसिस ही ये वाला है।
मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने क्या किया, ये देखिए आपका ये जो सैप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया। स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट जिसके अंदर टी कोड आ गया, हेड आ गया, उसका ग्रुप क्या है पूरा डाल दिया इसके अंदर, A to Z भी हेड है, स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट डाल दिया इसके अंदर, चला गया। सारा डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस शीट के अंदर कुछ ना फाइल क्रिएट कर लेंगे। ये हमने कर दी क्रिएट। कौन सी? हमने लिखा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लाइक दिस वन इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा साल इसके अंदर सिंपल एक एक शीट इंसर्ट कर दी। और क्या किया, जैसे ही सैप को ओपन किया और उसको एक्सपोर्ट किया तो ये जैसा डंप है वैसा ही आ गया इसके अंदर, जैसे डंप यहाँ पर आ गया। जैसे हमने इस डंप को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया तो इसने अपने आप बता दिया कि नंबर ऑफ मिसिंग लेजर कितने हैं। अब इसने कैसे बता दिया, नंबर ऑफ मिसिंग लेजर 8 है, ऐसे बता दिया क्योंकि स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट तो हमने बनाया ना भाई। आज की डेट में यानी कि आपके अक्टूबर के महीने में जितने स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, अगर नवंबर के महीने में कोई नए लेजर अकाउंट बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब अगर उसको नहीं पकड़ पाएगा तो मिसिंग बता देगा, वो मिसिंग बता रहा है तो आप स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट को अपडेट कर दो। उससे एक और कंट्रोल आ गया कि कहीं मिसरी एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, इस तरह के लेजर तो नहीं खुलते चले जा रहे किताबों के अंदर। इनको ना मैं मोतियों के तार की तरह एक एक करके जोड़ने वाला हूं अपनी आगे वाली डिस्कशन के अंदर। आप ना इस लाइव केस स्टडी के ऊपर पूरी तरह से प्रेजेंट रहें, कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लें। तो मैंने क्या बोला, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करनी है, किसके बेसिस पे करनी है, डाटा के बेस पे करनी है। कौन प्रेजेंट करेगा, फाइनेंशियल कंट्रोलर। कब प्रेजेंट करेगा, हर महीने के सेकंड मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, व्हिचएवर द वन डे यू डिसाइड। जब वो प्रेजेंट करनी है तो वो एनालिसिस करके प्रेजेंट करनी है। तो बन के कहां से आएगी, एक सिंगल, जो मुझे नजर आए वो आपको नजर आए, वो इनको नजर आए। एक बार हमारी मीटिंग हो रही थी नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, अच्छा ये फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग हो रही थी, तो वहां पर अनिल गुप्ता जी ने एक बड़ा प्यारा सा रिमार्क बोला कि जब कैलकुलेटर 2 + 2 5 करना शुरू कर दे तो उस कैलकुलेटर का क्या करना चाहिए। मुझे याद है कि अंशुल से साथ में या आरुष थे साथ में और आप थे, तो क्या था कि कभी कोई फिगर दबाए तो कभी कुछ बन जाए, कभी कोई फिगर दबाए तो कभी कुछ बन जाए। यानी कि प्रॉफिट ऐसे छलांगे मार रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। वो सिर्फ एक्सेल की शीट के अंदर ही कि फार्मूला एरर हो गई जी, उसमें आया नीचे से चार्ट ऑफ अकाउंट ये था, तो बिल नहीं आए होंगे, इसका तो सैलरी का प्रोविजन नहीं डाला होगा। अच्छा बबीता जी वो अभी नीचे अभी वो एंट्रियां डालनी, हम नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठे थे, इफ यू रिमेंबर ऑल दैट थिंग। दैट मीन टू से कि सारी की सारी प्लस माइनसेस जब हम एक्सेल की शीट के अंदर कर रहे हैं, गूगल ड्राइव शीट के अंदर कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल समरी कभी एक्यूरेट रिजल्ट दे ही नहीं सकती। दैट मीन टू से कि रूट तो एक ही रखना पड़ेगा। अच्छा बहुत सारे इंटेलिजेंट व्यू हो सकते हैं हमारे पास कि प्रोविजन इस बेसिस पे डाल दे, एंट्री को कोई बात नहीं ये कर लेंगे, क्लोजर आएगा। जब आप कह रहे हो कि मेरे लिए फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ पॉसिबल नहीं है मंथली रिव्यू करने के लिए, तो मैंने आपको सॉफ्ट व्यू दे दिया कि सेकंड मंडे कर लो। एक समय ऐसा है मंडे कर पा रहे होंगे, नहीं तो थर्ड मंडे करो, बट एक डेट हैज टू बी डिक्लेयर्ड। अगर वो डिसिप्लिन है तो ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट होंगी। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये ना एक होती है A to Z की अप्रोच, एक होती है Z to A की अप्रोच। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जब तक मैं A to Z की अप्रोच अपना ही नहीं, ये करेंगे तो फिर ये कर लेंगे, तो फिर ये कर लेंगे, तो फिर ये कर लेंगे, तो फिर एक दिन आएगा तो उस दिन हम शादी कर लेंगे। तो वो प्रिंट ही नहीं हुए कार्ड शादी के, या कभी पंडित जी नहीं आए, कभी कुछ नहीं निकला, कभी कुछ नहीं निकला। अब उल्टा हो गया, पहले मुहूर्त निकालो, डेट डिक्लेयर करो, सारे कार्ड वार्ड सब प्रिंट हो जाएंगे। कई बार तो लेट सिटिंग करके भी काम हो गए, यानी कि सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पर मेरा Z to A अप्रोच क्या है कि मुझे फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करनी है। वो मैंने एक्सपेक्टेशन कर दी पूरे के पूरे बोर्ड की कि इस दिन हम मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। उसमें होना क्या वाला है, सबसे पहले तो हम वो बात करेंगे जो पिछली मीटिंग के अंदर हमने क्वालिटी पॉइंट निकाले थे, उसकी इंप्लीमेंटेशन का क्या हुआ, इंप्लीमेंटेशन का जो हुआ, और हम गुड न्यूज शेयर करने वाले हैं। गुड न्यूज, अगर सोचो जो पॉइंट हमने इस मीटिंग में से समुद्र मंथन करके निकाले और उसके बाद पूरे महीने कुछ तो काम हुआ होगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कैसे, कुछ रेवेन्यू के अंदर किया होगा, कुछ हमने कॉस्ट रिड्यूस किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेटिंग होगा। तो सारे सुपर एक्साइटेड होंगे, सारे मतलब लाइक एक्साइटमेंट के अंदर बताएंगे कि पिछले महीने जो पॉइंट निकाले गए थे इस मीटिंग की शुरुआत को हम कर ही गुड न्यूज से रहे हैं, जिसके ये कॉस्टिंग का हमें बेनिफिट हो गया।
अच्छा, तो वो वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। फिर मैंने कहा कि ये बनाने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए, अगर हमारा पैच सैप में नहीं लग रहा, नहीं लगता पैच सैप में, जर्मन वाले बोलते हैं कि लाओ 50 लाख रुपए लगाता हूँ पैच, अभी 1 करोड़ लाओ और लगाता हूँ। क्या आपने कोस्टिंग वाला ले लिया हमसे, फाइनेंस मॉड्यूल लगा लिया हमारे, आपका तो B1 मॉडल है, B2 क्यों नहीं है, B2 के अंदर B3 क्यों नहीं है, कोस्ट रन क्यों नहीं किया? इतनी टेक्निकलिटी के अंदर घुसना पड़ता है हमें, इतनी टेक्निकलिटी के अंदर। उसके लिए तो सर आपको याद होगा कि हमें एरोसिटी के होटल में जाके भी मीटिंग करनी पड़ती है सीधा जर्मन के साथ में, और उसके बाद या तो ये पहाड़ जैसी कोस्टिंग बता देंगे या उसके अंदर कुछ ऐसे बता देंगे कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इसका मतलब फंस गए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन वो हो जाएगा। तो हमारी फाइनेंशियल समरी में किस दिन कुछ नहीं होगा, हमारी फाइनेंशियल समरी में आज ही होगा जो कुछ होगा। दैट मीन टू से उस कंटेक्स्ट के हिसाब से हमने क्या किया, हमने सिंपल आप रिलेट कर पा रहे हो, पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस को उठा के यहां पर डाल दिया और मैंने जगह बना दी। अब देखो जब नवंबर खत्म होगा तो नवंबर का ट्रायल खत्म हो गया, दिसंबर खत्म होगा तो ट्रायल कहां जाएगा, यहां पे, जनवरी का यहां पे, फरवरी का यहां पे, मार्च का यहां पे। जब मैंने ट्रायल को यहां पे कर दिया, अब जो एक्सेल और गूगल ड्राइव को जानते हैं वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, यार इतनी सिंपल सी बात को तुम इतने फैंटेसी तरीके से बता रहे हो, तुम यही तो बताना चाह रहे हो ना कि मैंने लिंकिंग कर दी, यही सोच रहे हो आप। एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड, लाइफ इज फुल ऑफ सिंप्लिसिटी। मैंने वही कर दिया, लगा दिया ना ट्रायल बैलेंस। नितिन जी, हम तो वैसे एक्सेल पे बनाते हैं, हमारे तो पता नहीं क्या क्या करते रहते थे हम एक्सेल पे, वहां माइक्रोटैब पे ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के। तो दैट मीन टू से यस माय डियर फ्रेंड, तो यहां पर मैंने जब आइडेंटिफाई कर लिया स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर उन हेड्स को, ट्रायल बैलेंस को डाल दिया, तो वहां से मैं क्या क्रिएट करूंगा, वहां से सीधा का सीधा मेरी फाइनेंस एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि वही वाले चार्ट ऑफ अकाउंट लिख कर आएंगे ना। तो यहां पर मैंने क्या लगाया, एक क्वेरी की कमांड ही तो लगाई, एक मैंने क्वेरी की कमांड लगाई, एक क्वेरी की कमांड लगाई, और ये कहां से उठकर आया, ये उठकर आया पीछे से। तो दो लाइनों में बताना चाहूंगा कि मेरी जो फाइनेंशियल समरी बन गई है, जो मेरी फाइनेंशियल समरी यहां पर बन गई है, वो बन गई है बेसिकली ट्रायल बैलेंस से। और वो जो बन गई है उसके पीछे का जो ब्रेकअप है वो मेरे एक्रूड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट यहां से उठ के आ रहा है। ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट को मैंने फ्रीज कर दिया था, और मेरे पास सेल के जितने लेजर है उसको यहां पर डाल दिया, अदर इनकम के जितने लेजर हैं उसको यहां पर डाल दिया, इसके अलावा इंप्लॉई से रिलेटेड जितने भी ट्रायल के अंदर खर्चे हैं उसको यहां डाल दिया, फाइनेंस को यहां ले लिया, डेप्रिसिएशन को इधर ले लिया, एडमिन को यहां पर ले लिया। तो जैसे 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 हम ड्रिल डाउन करते जाएंगे, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज कि एक सिंगल शीट के ऊपर आपको मंथ वाइज पूरा का पूरा ब्रेकअप अवेलेबल होता चला जा रहा है साथ साथ में। तो आपने कहा कि जगमोहन आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो कल्चर मैंने एस्टेब्लिश करने की बात की। पहला कल्चर मंथली ना फाइनेंस रिव्यू मीटिंग डिक्लेयर कर दो Z2A के अंदर। दूसरा कल्चर कि ये जो डाटा डिस्कस होगा ना वो डिस्कस होगा जो कुक्ड डाटा नहीं होगा, मैनिपुलेटेड नहीं होगा, अरेंज्ड नहीं होगा, वो होगा जो कि हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आएगा। अगर सैप से हो नहीं पाता किसी भी वजह से, तो क्या हम ये वाला फॉर्मेट यूज कर लें, ये फॉर्मेट यूज कर लें, ट्रायल एक्सपोर्ट किया, डिटेल आ गई। इसमें क्या क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हो कि नहीं जगमोहन इसकी वजह से तो मेरी फाइनेंशियल समरी ठीक नहीं आएगी। एनी क्वेश्चन कमिंग इनटू योर माइंड, एनी क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल समरी डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एनीथिंग, एनी चैलेंज? यस, राइट। इसके साथ आपकी फ्रेट जो है साथ के साथ जो है बुक हो जानी चाहिए, राइट। तो फ्रेट का पहले पीओ बनेगा, राइट। वो फ्रेट जो है खर्चा तभी आएगा क्योंकि वो बिल आता है तब होता है, राइट। लेकिन जब सेल होगी, जब गाड़ी निकल गई तभी वो एक्रू हो गया। ऐसे ही जो है आपको जैसे डिस्काउंट है, मान लो वो डिस्काउंट भी आपको पता है कि प्री डिटरमिन्ड है कि इस पे इतना डिस्काउंट जाना है, तो वो भी साथ के साथ अपना जो है उसकी कहीं ना कहीं एंट्री आनी चाहिए, राइट, तभी वो एक्चुअल आएगा, नहीं तो जो है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर अकाउंट्स एंड फाइनेंस समझ हैं, प्रोविजन ऑफ इनकम और प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आएगा। तो क्यों ना हम उसके लिए एक मंथली बैलेंस शीट क्लोजर चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर लें। ओके, तो मैं आपको इसके साथ कनेक्टेड टूल के ऊपर लेकर जाता हूं। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और उसका मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। ओके,
तो डलता होगा ना, जैसा मंथ एंड में जो प्रोविजन डलता है तो किसी न किसी जीएल में जाएगा, वो जीएल आपका एडमिन एक्सपेंस फाइनेंस एक्सपेंस जो भी है वहाँ तो मैच हो जाएगा। तो एक्चुअल बिल पे आके देना होता है ना। आप प्रोविजन नहीं डालते हैं? प्रोविजन नहीं डालते हैं, क्यों? आपका प्रोविजन डालो और रिवर्सल का एक टूल आता है एसएपी में, रिवर्सल डाला हुआ है, सारा एक्यूरेट है, एक्यूरेट में आ गया है, अब चाहे बिल कभी भी आए। आपको तो लिंक है ना रेवेन्यू में, आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू थोड़ा दिखाओगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट थोड़ा दिखाओगे। रेवेन्यू के लिए आपको फ्रेड लगेगा, रेवेन्यू तो आपने प्रॉफिट में ले लिया, उसके ऊपर जो कॉस्ट आएंगे वो तो इमीडिएट डालो, चाहे वारंटी हो, चाहे फ्रेड हो, कोई भी स्कीम हो, सब डलता है। यस सब एवरीथिंग यस तो हमारे में डालो। यस 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 यस। भले बड़े तो इसके अंदर जो दोनों की दोनों अप्रोच है, पहली और दूसरी, अभी पहली मैं अभी खोल देता हूँ, उससे पहले जो सर ने बात बोली, हम दूसरे के बाद पहले के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ भी Z2A लगाते हैं। लाइक जैसा आपने बताया, इन मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट, इन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जिनकी अच्छी खासी टर्नओवर भी है, ये ना एक सेट प्रोविजन हो चुका है बैलेंस शीट का ना, जिन्होंने लिस्टेड कंपनी रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले थे, ये तो ये सर ने बताया वो सेकंड अप्रोच ही यूज होती है। क्या होती है सर? जहां कहीं भी प्रोविजन ऑफ इनकम है, प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस है, खासकर प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस, लास्ट डे ऑफ द मंथ को ये भी जाएगी और 1 तारीख को रिवर्स हो जाएगी। दैट इज द मोस्ट सिंपल एंड कंट्रोल्ड मेथड। पता क्यों? क्योंकि जो आपने चढ़ाया वही उतार लिया 31 को चढ़ाया, 1 को उतार लिया। सो दैट में उसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट ही नहीं आएगा। उसका माइनर इंपैक्ट आ सकता है कि ठीक है, हमने सोचा कि सैलरी का जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 1 करोड़ 3 लाख बनेगा, जब एक्चुअली निकल कर आया वो 1 करोड़ 5 लाख बन गया। कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी का मेथड हम फॉलो करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका, बट ब्रॉडली हमने वो कवर कर लिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो यानी कि अब हम एक कल्चर ये भी लेकर आए, पहले वाले पॉइंट पे आता हूं, ये लेकर आए कि उसका नाम है मंथली बैलेंस शीट क्लोजर चेकलिस्ट। तो हमने क्या किया, जितने भी खर्चों को, यानी कि मंथ एंड होने के ऊपर जो जो एरियाज है, मैंने 26 एरिया आइडेंटिफाई किए जहां पर बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल समरी तंग करती है हमें, क्लोजर ने। हर एक उस आइटम का नाम लिखे और उसके आगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मेंशन कर दें, और वहां पर क्रिएटिविटी भी लगाएंगे और हम फॉलोअप भी लगाएंगे। अब क्रिएटिविटी फॉलोअप के दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके लिए मुझे चढ़ना पड़ेगा यहाँ, जस्ट लेट मी कनेक्ट द वाईफाई एंड इट विल गेट स्टार्ट ऑन। ओके, अगर पासवर्ड दे दो भाई। ओके, तो लेट मी ट्राई दिस शीट। नहीं तो मेरे पास, अच्छा हाँ मंगाई तो कुछ भी नहीं ओपन हो रहा। विजुअलाइजेशन, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी तो जस्ट फोकस ऑन माय वॉइस। मैं हाँ नहीं, कोई नहीं, मैं अभी आपके दिमाग में क्रिएट कर देता हूँ। आई नो दी आर्ट, अभी सबके दिमाग में। हाँ, जब गूगल, हाँ गूगल तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ही चला गया है। हार्डली मैटर, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन क्रिएट एनीथिंग। ओके, तो ये तो अच्छी बात हो गई, ये हम भी याद रखेंगे कि गूगल यहाँ भी डाउन हुआ था। ओके राइट, तो गूगल को हम छोड़ते हैं और हम अपनी मेन एस्पेक्ट के ऊपर चलते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर क्या है, आप एक फर्ज करो, एक मैंने शीट बनाई, उस शीट के अंदर सबसे पहली का नाम है नंबर, दूसरी का नाम है डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर लिखा मैंने, डिस्क्रिप्शन का नाम लिखा मैंने स्टॉक इज अपडेटेड। स्टॉक इज अपडेटेड कौन अपडेट करेगा? आरसी का नाम अपडेट करेंगे बबीता जी। यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कोई तो पर्सन होगा जो इस बात को बताएगा कि 31 तारीख को जो स्टॉक आ रहा है, यानी कि IRGR की एंट्रियां चल चुकी हैं, यानी कि फिजिकल के साथ में अगर कोई एडजस्टमेंट आपने करनी है तो कर चुकी है, और उसका टैट है 3 दिन का, उसका टैट है 3 दिन का। तो जैसे ही 30 नवंबर खत्म हुआ तो विद इन 3 डेज अगर कोई भी एंट्री किसी ने डाल दी, वो डाल दी कि नहीं डाल दी? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बबीता जी है और उसकी टारगेट डेट है 3 तारीख की। अब ये हो गया कि नहीं हो गया, यस या नो, ये काम हमने करना है। तो दैट मीन टू से इस तरह के 26 पॉइंट हैं जब बैलेंस शीट क्लोज होती है, तो वो 26 के 26 पॉइंट हमने लिख लिए
और हमने डिक्लेयर कर दिया कि देखो भी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिस लाइन आइटम के लिए है वो अपना काम कर ले, अपना काम कर ले। भाई सैलरी का कितना प्रोविजन होने की संभावना है, जितनी सेल गई थी कि सर इसके अंदर हम यूटिलाइज करते हैं, जितनी सेल गई थी फ्रेट का कितना होना चाहिए अमाउंट, उसकी कैलकुलेशन करके रखो, क्योंकि जो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होना है वो हमारा प्रोविजन प्रेजेंट उसके अंदर होना है। सो दैट इज समथिंग कि पहला हो गया हमें मंथली क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट की चेकलिस्ट को फॉलो करना है, और उसके लिए एक हमने परमानेंट जेवी एंट्री बना के रख ली, ये सैप वाले भी प्रोवाइड करते हैं, राइट, वो उसका पैच मिल जाता है। ओके, नहीं तो फिर अब जेवी के थ्रू डाल के रिवर्स कर दो। उसमें क्या होता है, वो इंपोर्ट का पैच होता है, आपने उसको बना लिया अपनी एक्सेल की शीट के अंदर और वहां पे क्लिक किया, जैसे आप वो नहीं करते टीए डीए कौन करता था यहाँ पे, बबीता जी आपको मालूम करते ही थे। हाँ संजय, वीडीएस होती है, वीडीएस से प्रोविजन डालिए, उसमें आपका ऑलरेडी रिवर्सल वाला सी कोड यूज करिए, एक तारीख को ऑटो रिवर्स हो जाता है, एंट्री डालते ही वो रिवर्स भी कर देंगे। राइट, तो दैट वे दिस इजीली बी टेकन केयर। उसमें सबसे बड़ी बात ये है हैंड होल्डिंग सपोर्ट। जब आपको ये डालते हुए कोई भी चैलेंज आए तो मैंने आपको ना, जैसे आज तक आपने सुना होगा आईटी टेक्निकल सपोर्ट, नहीं चल रहा कंप्यूटर तो आईटी वाले को फोन कर देते हैं। तो मैंने इंडिया का पहला अकाउंट्स एंड फाइनेंस टेक्निकल सपोर्ट सेंटर खोला है। तो आप जस्ट आस्क योर क्वेश्चन पे क्लिक करें और मेरी टेक्निकल टीम के पास आपका क्वेश्चन पहुंच जाएगा। आपके कंप्यूटर को चाहे फोन पे, चाहे ईमेल से, चाहे वीडियो भेज के, चाहे आपको एनी डेस्क के लिए ऊपर हम आपकी वो क्वेरी सोल्व कर देंगे। सो दैट मैंने क्या किया, मैंने अपने 20 के 20 सालों की नॉलेज को डॉक्यूमेंट कर लिया, सो दैट कि कोई चैलेंज ही ना आए। दिक्कत तो सारी कम्युनिकेशन इसी की है ना, एक के पास प्रॉब्लम है, एक के पास सोल्यूशन है। अब जिसके पास प्रॉब्लम है सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं, तो क्यों ना उसको मर्ज कर दें। सो दैट मीन टू से कि अब हमने करना क्या है, हमने ना फाइनेंशियल समरी ऑटोमेटेड करनी है। इसके अलावा कोई और चैलेंज आ रहा हो फाइनेंशियल समरी के अंदर आपका? एक चैलेंज आ सकता है कि सैप के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो कैश तो आता नहीं, क्या करें? नहीं आता ना इनफ्लो सीधा सीधा, ये चैलेंज रहता है मेरी कस्टमर से कितनी कलेक्शन आई, कैपिटल कितनी आई। तो क्या मैं आपको इनवाइट करता हूं उस केस के अंदर हम उसके अंदर इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि अकाउंट फाइनेंस वाले हैं तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाले मेथड से हम चल सकते हैं, राइट, चल सकते हैं। नहीं तो हमारे पास डेटर एट द एंड ऑफ द पीरियड पड़े हैं, पिछले पीरियड के एंड में पड़े हुए हैं, सेल की हमारे पास फिगर अवेलेबल है, तो वहां से हमारा मेथड निकल आएगा। यानी कि जहां डायरेक्ट मेथड नहीं चलता, टैली, बिजी, ओरेकल, क्विक बुक, उन सभी जगह के ऊपर आपका डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो निकल के आ जाता है। लेकिन सैप से नहीं आता, तो नहीं आता तो हमने आपको लिमिट थोड़ी कर सकते हैं। नितिन जी, आर यू क्लियर इनडायरेक्ट मेथड? एब्सोल्युटली क्लियर। अकाउंट एंड फाइनेंस वाले कहते हैं ये तो हमें पता ही है कैसे करना है। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल समरी के अंदर इनडायरेक्ट मेथड से हमने कैश फ्लो निकाल लिया। अगर निकाल लिया तो ये क्यों जरूरी था हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हम अपने फाइनेंस के रिजल्ट को देख सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये मैंने आपको फाइनेंशियल समरी दिखाई। अब इस फाइनेंशियल समरी को बनाने में कितना समय लगा? बनाने में प्री कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद बनाने में लगे 15 मिनट। लेकिन प्री कंडीशन क्या थी? मंथली बैलेंस शीट क्लोजर होनी चाहिए, प्रोविजन की एंट्री डल चुकी होनी चाहिए, लेजर स्क्रूटनी हो चुकी होनी चाहिए। लेजर स्क्रूटनी क्या होती है? वो मंथली क्लोजर चेकलिस्ट के अंदर ना पॉइंट नंबर 25 लेजर स्क्रूटनी का ही है। यानी कि जब महीना खत्म हो जाता है तो एक बार सरसरी निगाह से सभी के सभी लेजर को हमें देख लेना चाहिए। नितिन जी, क्यों इंपॉर्टेंट है देख लेना? राइट, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि जितनी समझ कंप्यूटर की है वो तो सैप कर ही रहा है, जितनी फाइनेंशियल कंट्रोलर की है। अब मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी, प्रॉपर्टी सेल कर दी, और सेल की एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी अकाउंट। 20 करोड़ में प्रॉपर्टी सेल कर दी, 20 करोड़ में प्रॉपर्टी सेल कर दी, थी वो बुक्स में 3 करोड़ की, 17 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, सारा P&L हिल जाएगा। अगर उसने प्रॉफिट और लॉस की एंट्री डाल दी उसके अंदर तो हिल जाएगा सारा का सारा। तो इसका मतलब है ये एस्पेक्ट कहां से निकल कर आएंगे? लेजर स्क्रूटनी से निकल कर आएंगे। तो तभी हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल समरी डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मींस डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर फाइनेंशियल कंट्रोलर।
बीच के अंदर हमने जितनी भी प्रोविजंस वाली एंट्रियां हैं वो मतलब एडजस्टमेंट वाली एंट्रियां नहीं करके उसको प्लस माइनस करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। जब इसके नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से सैप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही या टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, कुछ कंपनियों का जब नेटवर्क क्रिएट होती है, कुछ कस्टमाइज रिपोर्टें भी इसके अंदर डाली जा सकती हैं। कस्टमाइज है। आप मेरा पॉइंट कैच कर पा रहे हो? ऑटोमेशन वाला बबीता जी आपने रेस किया था शुरू में, आपने रेस किया था ऑटोमेशन वाला। ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ऑटोमेशन है कि नहीं है? सिंप्लीफाइड, और ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल के अंदर है कि नहीं है? इसके अंदर एक प्रोविजन और भी टेकन केयर हो गया। होता क्या है कि चलते 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 ना 6 महीने पहले की एंट्री डल जाती है, नहीं डलती वो डिस्काउंट की एंट्री। जब किसी वेंडर का अकाउंट रिकनसाइल कर रहे थे वेंडर का अकाउंट रिकनसाइल, और अकाउंट रिकनसाइल करते करते उसकी मई के अंदर ही एंट्री डल गई थी। तो क्या था? बैकडेट एंट्री। तो मंथली क्लोजर चेकलिस्ट के अंदर क्या है कि बैकडेट एंट्री का प्रोविजन है ही नहीं। अच्छा, आपके साहब में तो वैसे ही नहीं है या अभी भी है? नहीं है, होता है लेकिन हम एक्टिवेट नहीं करते। वेरी गुड, परफेक्ट। 10 साल पहले भी जाकर एंट्री डाल सकते हो, राइट, लेकिन हम एक्टिवेट नहीं करते, हमने सब बंद कर दिया। बैकडेट एंट्री बिना मेरे अप्रूवल के होता ही नहीं। राइट, हम बोर्ड में अप्रूवल देता है। राइट, बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल टेक्निकल कंट्रोल हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपने कहा चलो ठीक है, समझ आ गई। तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से फाइनेंशियल समरी में से टोटल 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट जो कि मुझे निकालने हैं। पहला पॉइंट क्या है? मेरी जीपी रेशियो होनी कितनी चाहिए, है कितनी? अगर वो बढ़ गई है तो किस वजह से बढ़ गई है? तो ऐसा इसको अगले महीने भी कंटिन्यू करें या किसी मैथमेटिकल एरर की वजह से बढ़ गई है? कम हो गई है तो क्यों कम हो गई है? हमारे ट्रेंड एनालिसिस में दिख रहा है कि 23-24% की एवरेज आ रही थी, अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि वो 9-10% रह गई और बुक्स में लॉस आ गया है। तो जीपी रेशियो। सेकंड एस्पेक्ट क्या है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की रेशियो। फाइनेंशियल समरी आते सारी मैंने ट्रेंड देखा, प्रॉफिट होना कितना चाहिए था, है कितना? तीसरी आइटम क्या है? तीसरा है फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर उसका ट्रेंड, आइटम वाइज टेलीफोन एक्सपेंस हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो, जितने भी हेड की देखा हमने इसी फाइनेंशियल समरी के अंदर आपको बनाकर दिखाया कि पूरे ट्रायल को जब हमने अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर दिया, वो तो अपनी जगह पर अपने बैठ जाता है कि जब मैंने फाइनेंस को उसकी डिटेल निकाली उसकी निकल कर आ गई, जब मैंने अदर को उसकी डिटेल निकाली उसकी डिटेल निकल कर आ गई। तो मुझे वहां पर उसके ट्रेंड एनालिसिस को देखना है और ये देखना है कि वो खर्चा होना कितना चाहिए था। फिक्स कॉस्ट देख लिया। अब क्या देखूं? ब्रेक इवन पॉइंट। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इस महीने का हासिल कर ली और पीछे मेरा क्यूमुलेटिव आज तक का ट्रेंड क्या चला आ रहा है। अकाउंट पेबल इज द नेक्स्ट एरिया। कंपनी की क्रेडिबिलिटी डिपेंड ही अकाउंट पेबल के ऊपर करती है। अकाउंट रिसीवेबल वो कहाँ जा रहा है? बैंकों की डीपी शीपी जो भी लिमिट आपकी चल रही है कंपनी के अंदर, जब आप फाइनल बैलेंस शीट देते हो मोर देन 180 डेज लेस देन 180 डेज, वो कंपनी की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से इंपैक्ट करती है। तो रिसीवेबल की क्या पोजीशन है? तो अकाउंट रिसीवेबल वो मुझे फाइनेंशियल समरी से मिलेगा। जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? नेक्स्ट है इनफ्लो, कहाँ से आया? मेरे कस्टमर ने कितना दिया और मैंने कैपिटल इन्फ्यूज कितना किया, पता लगा सब कुछ मैनेज कर लिया, बुक्स भी प्रॉफिट है, लेकिन जो इनफ्लो आ रहा है वो आई प्रॉपर्टियां बेच के रहा है, वो आई लोन लेके आ रहा है, वो आई ओडीसीसी बढ़ाकर आ रहा है। तो मुझे उस एरिया के ऊपर ध्यान देना है। मेरा आउटफ्लो किन एरियाज के अंदर जा रहा है कि आउटफ्लो कहीं मेरा नॉन प्रोडक्टिव एरिया के अंदर तो नहीं जा रहा। आउटफ्लो जा कहां पर रहा है? मेरा वेंडर को पेमेंट करने में कितना गया और मेरे फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेन करने में कितना गया। कहते हैं ना सैलरी टाइम पर नहीं जा रही। तो कुछ लोग जो हैं प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में कैश फ्लो को देख के पूरे बिजनेस का एनालिसिस बता देते हैं। पता क्यों? क्योंकि उनको ये 11 के 11 फॉर्मूले पता हैं। कौन से पता है कि पैसा आया कहां से और चला कहां गया। अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर जा रहा है तो क्या मेरे उतने एसेट क्रिएट हो रहे हैं? वो विद इन दी कंपनी क्रिएट हो रहे हैं कि आउटसाइड दी कंपनी क्रिएट हो रहे हैं? विद इन दी कंपनी क्रिएट हो रहे हैं तो कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा हो रहा है, नहीं तो प्रमोटर डायरेक्टर की नेटवर्थ बढ़ रही है। तो मुझे उस आउटफ्लो के ऊपर ध्यान देना है। लास्ट मुझे कहां पर ध्यान देना है? मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक बैलेंसेस कितना है। क्लोजिंग बैलेंस फाइनेंशियल समरी की खासियत यह है कि ओपनिंग प्लस नेट इनफ्लो माइनस ओपनिंग प्लस नेट इनफ्लो इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो क्या वो बैंक से मैच करेगा? अगर वो बैंक से मैच करेगा इसका मतलब बैंक रिकनसाइल्ड है। 90% ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोल किसी भी कंपनी के अंदर प्राप्त किया जा सकता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ बैंक को कंट्रोल कर लें। मेरा एक दोस्त है,
क्लाइंट भी है, बड़ा प्यार है उसके साथ में। वो कहता है मैं देखता ही नहीं अकाउंटिंग को, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मैंने तो फिजिकल कंट्रोल किया हुआ अपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस के ऊपर। मैंने कहा वो क्या होता है, कि 5, 7, 10 साल पहले की बात है। वो क्या होता है, कहते हैं जैसे स्टॉक होता है ना, स्टॉक के ऊपर 2 तरह की कंट्रोल है कि भी आपने परचेज की, कितना मटेरियल इन हो गया, कितना क्वालिटी वालों ने चेक किया, कितना इशू कर दिया, स्टॉक कितना बचा हुआ है, तो ये किताबों से आप निकालते हो। एक होता है फिजिकल कंट्रोल, जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, जब माल आया है, माल अंदर चला गया तो सिक्योरिटी वाले ने उसको इन कर दिया। अब मजा है किसी को इशू करवा पाए, कोई इशू नहीं करा पाएगा। कैमरे लगे हुए हैं वहां पे, और जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसी हिसाब से पूरी विजिलेंस के साथ में उतना ही स्टॉक इशू हो रहा है, और उसके कोरस्पॉन्डिंगली शाम को जाके देख लेता है कि मैंने इतना फुल किटिंग के हिसाब से रॉ मटेरियल इशू किया था, फिनिश गुड्स कितनी बन गई है। जहां कहीं उसको हल्का फुल्का फर्क नजर आता है कि मैंने तो 500 की भेजी थी, कम हुई है, क्या चक्कर है, तो फिजिकल कंट्रोल डे टू डे बेसिस के ऊपर हो जाता है। उसको कोई लेना देना नहीं है सैप से, उसको कोई लेना देना नहीं अकाउंटिंग से, उसने स्टॉक पे फिजिकल कंट्रोल कर लिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया। इसका अकाउंट से क्या लेना देना, अकाउंट से लेना देना है 4 बैंक अकाउंट। उसका कहना था कि अगर बैंकों को कंट्रोल में कर लिया जाए तो धंधा वैसे ही कंट्रोल में आ जाता है। वो कैसे, 4 बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी पैसे किसी भी कस्टमर से, किसी से भी कोई भी आएंगे, वो इनफ्लो अकाउंट के अंदर ही जाएंगे, चलेंगे इनफ्लो अकाउंट के अंदर। अब उसमें से निकल ही नहीं सकते पैसे। अगर वो ओडी अकाउंट है तो उसी में डालेंगे, तो पहले कहां चले गए, इनफ्लो अकाउंट के अंदर, तो कंट्रोल हो गया। अब उसने पूरा कंट्रोल ये कर रखा है कि प्रॉपर इनवॉइस इशू होगा, उसके पैसे आएंगे, बैंक में आ गए, और उसके ऊपर ऑथराइज सिग्नेटरी सिर्फ उसी की है, कोई निकालेगा ही नहीं। अब दूसरा बैंक अकाउंट है जिसको नाम दे दिया एक्सपेंस अकाउंट, और इस एक्सपेंस अकाउंट में से सिर्फ खर्चे निकलने हैं। वो भी कौन कौन से, जो कि पीरियोडिक बेसिस पे होते हैं, यानी कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वही होने हैं। कईयों की तो पीरियोडिसिटी मंथली फिक्स है, कईयों की वीकली, क्वार्टरली फिक्स है, तो खर्चे निकलेंगे। अब अकाउंटेंट साहब उनके पास स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं, सर इतने खर्चे करने हैं, बताओ जी कौन से करने हैं, इतने करने हैं, चलो यहाँ से आरटीजीएस की खटक, आजकल ऑनलाइन मोबाइल पे हो जाती है, चलो इधर से की इनफ्लो अकाउंट से उतने पैसे वहां चले गए। अब जो डिटेल लेकर आए थे तो उतने ही पेमेंट होगी, उससे ज्यादा हो नहीं सकती, तो एक्सपेंस अकाउंट में से एक्सपेंस पे होगा। तीसरे अकाउंट का नाम है पेबल अकाउंट, पेबल। अब जितने वेंडर्स को पेमेंट करनी है वो कहता है लाओ पर्ची लाए, किस किस को कितनी पेमेंट होनी है, जितनी पेमेंट होनी है, खटक इनफ्लो में से उतने पैसे ट्रांसफर हुए और आरटीजीएस में चले गए। और चौथा अकाउंट है कैश रिजर्व अकाउंट। जितनी कलेक्शन आती है बिल्कुल उन्होंने, जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, 3% ऑफ द कलेक्शन कैश रिजर्व में ट्रांसफर होती है, ये उन्होंने सैद्धांतिक तौर के ऊपर डाल दिया। जो भी इस हफ्ते की कलेक्शन है 3% चल कैश रिजर्व के अंदर। तो अब क्या हो रहा है, जो कलेक्शन आ रही है, इसका मतलब है पुराना तिजोरी सिस्टम याद करो ना, पुराना तिजोरी सिस्टम हमारा, मतलब मैं तो बहुत एक्नॉलेज करता हूँ मारवाड़ी और बनिया कम्युनिटी को। पुराना तिजोरी सिस्टम याद करो ना, कि जब सामान बेचा 100 रुपए का, और 100 रुपए हमारे पास आ गए, उसमें से 95 रुपए तिजोरी खोल के सामने रखे और 5 रुपए रखे पीछे, लक्ष्मी जी की फोटो के पीछे रखे, यानी कि वो 5 रुपए प्रॉफिट था वो 5 रुपए प्रॉफिट था, 95 यहाँ पे रखे। फिर अगला माल खरीदना है, ये 95 निकाले, माल बेचा, फिर 100 रुपए आए, 95 यहाँ रखे, 5 ऊपर। एक ट्रांजेक्शन से 5 रुपए बन गए, 2 ट्रांजेक्शन से 10 रुपए बन गए, 3 ट्रांजेक्शन से 15 बन गए। और हमने तो पूरे वर्ल्ड में व्यापार किया, पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से तिजोरी सिस्टम से व्यापार कर डाला। इसे बोलते हैं फिजिकल कंट्रोल, कि आया एक समुद्री जहाज भेजा, बाहर मिल गया, जितना पैसे आए उस पैसे में से प्रॉफिट को उठा के रखा साइड पे और अपनी वर्किंग कैपिटल को रखा सामने। कोई लाला जी से उधारी मांगने आ गया तो वो कहता है कि जरा देना 4 लाख रुपए चाहिए, वो कहते है ही नहीं 4 लाख रुपए है नहीं। उसका बेटा साथ बैठा था, कहता तिजोरी में तो पैसे पड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं नहीं, कहता नहीं बेटा तिजोरी में जो पैसे पड़े हुए हैं वो उस काम के लिए पड़े हुए हैं। इसका मतलब है उसकी गुथली बांध दी ना। हम क्या कर रहे हैं कि बस कहीं भी किसी भी पैसे को कैसे इस्तेमाल कर दिया। तो उन्होंने झूठ नहीं बोला राजा जी ने अपने बेटे को, उसको भी, कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि वो ईयर मार्क पैसे नहीं थे ना, वो तो माल परचेज करने के पैसे थे। इसका मतलब है कि पैसे आ रहे हैं, अगर मेरा 60% मेरा पेबल को पेमेंट करने के लिए जाना है तो पेबल के अंदर जाएगा। तो हमने चारों अकाउंट्स के अंदर ही ओडी बना दी, यानी कि ओडी अगर मेरी 10 करोड़ की है तो स्प्लिट कर दी, ओडी स्प्लिट कर दी ताकि ब्याज ना लगे। आप बोलोगे यार ओडी में से मैंने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो उससे ब्याज नहीं लग गया, एफडी भी करा दूंगा तो उससे मिलता है 5%, ब्याज लगेगा 9%, ऐसा क्यों ना, उसको ओडीसीसी में किया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 4 बैंक अकाउंट के द्वारा फिजिकल कंट्रोल कर दिया। तो मैं एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे ब्रिंग इन करना चाह रहा हूँ कि ये जो मंथली फाइनेंस रिव्यू हम करने जा रहे हैं वो रियल है, वो रियल है। रियल का मतलब ये नहीं है कि भाई
जब इसके अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर लग जाएगा तो फिगरें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जब ये डिटेल पूरी तरीके से टाइमली पंच होनी शुरू हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। जब हम ये करेंगे तो वो होगा नहीं। हमने हर प्रैक्टिकल पॉसिबल तरीके से अपनी फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर रियल डाटा डिस्कस करना है, प्रेजेंट करना है, उसमें से आउटकम निकालना है और अगले महीने के लिए प्रण लेना है कि जो हमने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या जो हमने प्रोजेक्ट टेकअप किए हैं उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमें फिर वो उठ के मीटिंग कंप्लीट होती है। फॉर एन एग्जांपल, हमारा एक क्लाइंट है, उससे बात हुई तो उसने क्या किया, वो ना मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, उसका जीपी मार्जिन बहुत कम आ रहा था, पूरे घोड़े खोल लिए, जीपी मार्जिन ठीक ही नहीं हो पा रहा। तो जीपी मार्जिन नहीं ठीक हो पा रहा तो उस रिव्यू मीटिंग के अंदर सडनली एक आइडिया आया कि भाई जिस शीट के ऊपर हम कटिंग करके, जिस शीट के ऊपर कटिंग करके हम मटेरियल निकालते हैं, क्यों ना जरा उसकी रीस्टडी की जाए। एक बार बिल ऑफ मटेरियल लेकर तो आओ सामने। जब बिल ऑफ मटेरियल सामने लेकर आए, जैसे आपके केस में मान लो बैटरी खुलवा ली सारी की सारी, यहाँ पे ये चक्कर क्या है, जीपी ठीक क्यों नहीं हो रही, जब इसके अंदर इतना लेड पड़ा हुआ है, इतना वो पड़ा हुआ है, जीपी ठीक क्यों नहीं पड़ी हुई। पता लगा कि उसका जो था ना, उसका जो था जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग चेंज नोट, ECN बोलते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के ऊपर क्या था कि इंजीनियरिंग नोट ही चेंज हो चुका था कि 2 मीटर की वायर की जगह 4 मीटर वायर लगेगी। अब कर लो जितना मर्जी कहानी है अपने सैप के अंदर, कितनी मर्जी फाइनेंस समरी के अंदर कर लो, जब फील्ड में एक्चुअल कंजम्पशन ज्यादा हो रही है तो जीपी ठीक आएगी क्या, कभी आएगी नहीं। तो ये कहां से पॉसिबल हो पा रहा है, जब उसके अंदर हम बिल्कुल रियल बेसिस के ऊपर पूरी खुदाई कर रहे हैं कि मेरे जो की पैरामीटर हैं, जीपी की पैरामीटर ओवरऑल कितना है, सेगमेंट वाइज कितना है, इंडस्ट्री वाइज कितना है, उसको हमने किया। तो ये का पार्ट बना लिया और लेना शुरू किया अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, तो ये मेरी पहली नींव पत्थर पड़ गया। अब बोलोगे पहला नींव पत्थर पड़ गया तो करें क्या। अब करने के लिए ये है, यहां से करने के लिए ये है ना, हमें फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंडसेट लेके आना है उस लेवल तक करने के लिए। आपको वो फोटो देख के ये तो समझ में आ गया कि हम कोई मेयर फाइनेंस की मीटिंग ये करके नहीं करने वाले कि डाटा प्रेजेंट कर दिया पिछले महीने क्या प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं थ्रू दी फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंडसेट। और ये पांचों के पांचों कैश फ्लो के मास्टरी के टूल हमें अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करने हैं। डिसिप्लिन लेके आना है। क्या होता है कल्चर ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अगर हम मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करना शुरू कर दें तो आपको नहीं लगता कि वीकली थोड़ा सा पुश चाहिए, उसके लिए हल्का हल्का वीकली चाहिए। तो हम पूरे वीक में इंस्टेड ऑफ डूइंग दी वीकली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग, तो क्यों ना, जब मैंने इसमें लिखा कि MIS फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस को ही रिव्यू कर लें, यानी कि MIS फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस को ही रिव्यू कर लें विद दी ऑब्जर्वेशन। अब ये MIS क्या होती है, MIS का मैं आपको फॉर्मेट देता हूँ। MIS क्या होती है, यानी कि आपने आदत बना ली कि हर मंडे अगर मैं MIS को रिव्यू करता हूं, कुछ इस तरह से नजर आती है MIS। आपने आदत बना ली कि हर मंडे 10 से लेके 10:15 तक मैं अपनी MIS को रिव्यू करता हूं और सेकंड मंडे को मैं 1 घंटे की कर लेता हूं। और जो मेरी 1 घंटे की मीटिंग है उसका भी एक हिस्सा है ना MIS, उसका क्या क्या हिस्से थे, एक हिस्सा था उसका, आप देखिए उसका हिस्सा था फाइनेंशियल समरी, एक था वर्किंग कैपिटल, एक है MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस। अब मैं बात कर रहा हूं MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस की। दैट मीन्स है वो जो की पैरामीटर्स हैं, वो की पैरामीटर हमारे सामने निकल कर आ जाएं। वो क्या है, ये देखिए, ये है हमारे वो की पैरामीटर्स। ये डाटा हमने बनाया वीक 37 7 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक का, कि पेबल कितने हैं OPPL के अंदर, पेबल कितने हैं जो कि ड्यू ही नहीं हुए 30 डेज के अंदर में है, और कितने हैं जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन ओवर ड्यू हो चुके हैं। और सबसे पुरानी पूछल यानी कि टेल, मान लीजिए अगर हम वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, हर हफ्ते पे कर देते हैं, तो क्या किसी का पुराना बिल पेंडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर पुराना बिल पेंडिंग आ रहा है तो वो 622 दिन पुराना बिल आ रहा है पेंडिंग, 622 दिन पुराना बिल पेंडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने उससे परचेज कर लिया, कोई डिस्काउंट होगा, कोई क्वालिटी का इश्यू होगा, या कोई ना कोई चक्कर तो होगा जिसकी वजह से टेल 622 दिन की हो गई। टेल क्या, सबसे पुराना बिल, सबसे पुराना बिल। ये कैसे निकाला आपने, अकाउंट पेबल रिपोर्ट से, ठीक है। तो सैप में से पेबल रिपोर्ट निकाली, अकाउंट पेबल रिपोर्ट निकाल के हमने देखा कि सबसे पुराना कौन सा आउटस्टैंडिंग आ रहा है। अब आप ओहो जगमोहन, ये ना बिल बाय बिल एडजस्ट नहीं हुआ होगा, कर दूं यार, इसका तो डेबिट नोट डालना है, डाल दो।
तो अभी ना हमने ये कर दो, इसकी ना 2 कंपनियां हैं, एक इधर बढ़ी इसमें लिया, कर दो। देख रहे हो, ये MIS आपको पूरी तरह से हेल्प कर रही है, कभी रह ही नहीं सकती, कभी रह ही नहीं सकती। यानी कि वीकली बेसिस के ऊपर आपने देखा, इस पे कोई क्वेश्चन आपका आ रहा हो तो 4 फिगर्स, 4 भी क्या 3 फिगर्स पेबल की, 3 फिगर्स के साथ में मैंने पूरे के पूरे पेबल के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब ये फिगर आई कैसे, तो क्या लगता है कहां से आई होगी फिगर ये वाली? बताओ नितिन जी, कहां से आई फिगर ये वाली? सिस्टम से आई है। अच्छा, इस सिस्टम से फिगर लिखने में बताओ कितना समय लगेगा? आपको कितना समय लगा? 2 to 5 मिनट। ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन कि ये मैंने सैप में से जब देखकर लिखी तो उसमें ज्यादा समय लगेगा? दोबारा बात करते हैं। आप कहोगे मतलब हम तो सोच रहे थे पेबल की पता नहीं कौन सी पहाड़ जितनी रिपोर्टें नहीं। लंबी हमारे को कोई उधार देने को तैयार नहीं होगा क्योंकि पहली पेमेंट लेट होती है। राइट। और डील का मतलब है कोई ना कोई डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, वेंडर से झगड़ा पड़ा हुआ है, जिसका कोई सोल्यूशन निकाल नहीं रहा मैनेजमेंट ने, चाहे वो प्लांट में, चाहे वो IQC पे, और वेंडर समझ रहा है मेरी ड्यू है और कंपनी समझ रही है नॉट ड्यू है, चाहे GRM है, चाहे क्वालिटी बेटी है, चाहे रिजेक्टेड माल घर में पड़ा हुआ है, और ना तो हम उसे वापस दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और वेंडर तो हमारी कंपनी को गलत ही बोलेगा, गलत ही समझेगा। राइट। और अगली बार उधार के लिए अगर आप अगली बार ऑर्डर दोगे, बोलेगा एडवांस दे देंगे, तब मैं तेरी कंपनी में पैसे मिलते नहीं। राइट। 622 दिन हो गए मुझे तो आज तक। राइट। तो गॉट इट। नेचुरली कंपनी की क्रेडिबिलिटी खराब होगी, कंपनी की डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगी। हर बंदा आगे का काम करने के लिए या नया वेंडर ढूंढ लेगा, उसको छोड़ देगा 622 दिन पुरानी को। राइट। और नए वेंडर भी ले लेगा। राइट। और कुछ भी कहानी सुना देगा मैनेजमेंट को कि क्या चक्कर है। राइट। तो हमने वेंडर राइट। सॉल्व करने के इनिशिएटिव राइट। ये करेंगे तो डिस्प्यूट सारे सॉल्व होते रहेंगे, क्रेडिबिलिटी रहेगी। अमेजिंग, अमेजिंग, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस अमेजिंग क्रिएशन। जो ये शब्द आया ना बीच में क्रेडिबिलिटी का, क्रेडिबिलिटी ना ये पैसों का समुंदर है, ये खत्म ही नहीं होता। क्रेडिबिलिटी इतनी ताकतवर चीज होती है। लोग मुझसे बात करते हैं कि जगमोहन तुम कैश फ्लो कोच हो तो हमारी कंपनी का कैश फ्लो ठीक करो, और मुझे बताते हैं कि देखो ये वाले पैसे मैं कौन से अकाउंट में डेबिट करूं, ये कहां से इनफ्लो आ गया, कहां चला गया, इनफ्लो ज्यादा कम करो। मैं कहता हूं ये जो इनफ्लो आउटफ्लो जा रहा है ना, ये तो सारा का सारा रूट का फ्रूट है, ये तो रूट का फ्रूट है ये तो रूट का फ्रूट है। यानी कि रूट पे काम करना है, रूट के ऊपर। रूट पे कैसे काम करेंगे? आप कहते हैं कि कंपनी को ना सारे वेंडर को टाइम पर पेमेंट करनी चाहिए, तो इसका मतलब है ऐसा तो है नहीं कि अथाह समुंदर कहीं लगा हुआ है वहां से कंपनी टाइम पे पेमेंट करती रहे। तो ये अथाह समुंदर लगेगा कैसे? उसके लिए एक वर्ड है जिसका नाम है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि हमने अगर 8,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा और 10,000 रुपए का बेचा, सोचो हमें अपनी जेब से कैश दे के 8,000 का खरीदना हो और फिर इसको 3 महीने की उधारी में 10,000 का बेचना हो, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। हम कहे वाह प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इतना अच्छा मोबाइल था, मार्केट में डिमांड आ गई जबरदस्त। उन्होंने कहा 100 मोबाइल और भेजो। अब हम क्या करेंगे? 100 मोबाइल के बराबर का बैंक से लोन लेंगे, उसको पेमेंट करेंगे और उसके बाद इसको उधारी भेज देंगे, पैसे आए कोई नहीं। उसके बाद सैलरी भी देनी, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी, टेलीफोन भी देनी है। अच्छा, अब और खरीदना चाहते हैं, किसी से हमने अगर 1-2 दिनों की उधारी पे खरीद भी लिया, वो क्या पैसे दे, अब पेमेंट तो आनी है 3 महीनों के बाद आनी है। तो ये कंपनी पूरी तरह से वर्किंग कैपिटल के शिकंजे के अंदर फंस चुकी है कंपनी। तो जितना बिजनेस बढ़ाओगे उतना बिजनेस का शिकंजा कसता चला जाएगा। सोचो अगर हम एक ऐसी कंपनी है, जो कि जब परचेज करती है, परचेज करने के बाद हमने उससे बातचीत की, हमारी गुड पेमेंट टर्म है, तो हमने पहले उनको एडवांस में दिया, और फिर जब अगली बार माल खरीदने के लिए गए, वो कहते कोई बात नहीं पेमेंट आ जाएगी 7 डेज के अंदर। तो 7 दिनों की हमारी पेमेंट टर्म हुई, 7 से कब 14 दिनों की हो गई, 14 से कब 30 डेज की हो गई, और हमने वो फाइनेंशियल फ्रीडम का चक्रव्यूह प्राप्त कर लिया जिसके अंदर हमारी पेमेंट आती जल्दी है, जाती बाद में है।
और वहां पर अब हम उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, तो वो कह रहा है यार कंपनी बहुत बढ़िया है, ग्रोइंग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, टाइम पर पेमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे 45 दिनों के अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर क्या चीज चलेगी, अब उसके साथ हमारी क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो हम पहले उससे एक मोबाइल के बराबर का सामान खरीदते थे, अब 100 मोबाइल के बराबर का सामान खरीदते हैं। यानी कि पहले हमारी 1 लाख की लिमिट थी, अब 1 करोड़ की लिमिट है, अब 10 करोड़ की लिमिट है, अब 100 करोड़ की लिमिट है, अब 1000 करोड़ का माल तो लार्सन एंड टुब्रो ऐसे ही हमारे गोडाउन में फेंक देती है, कहती कोई बात नहीं, बेच लो, आपकी पेमेंट तो आई जानी 45 दिनों के अंदर। तो वो आ गई। अब मैंने अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग पे काम करते हुए अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ा रहा हूँ, पेमेंट आती मुझे 15 दिनों में, जाती 45 दिनों के अंदर है। लेकिन जब 45वें दिन जाती है तो जाती पूरी है। फिर मैंने वेंडर मीट की, वेंडर मीट करके मुझे बताया कि हमारा बिजनेस और एक्सपेंड कर रहा है, आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि 45 दिनों को 52 दिनों पे करो विदाउट इंक्रीजिंग दी कॉस्ट। ऐसे होता है, वेंडर मीटिंग आपने होती होंगी, सुनी देखी होती। तो वहां पर हमारी क्रेडिबिलिटी की वजह से ना, नहीं तो हम ये उनको नहीं कहते ओ देखो जी 26 CS रिकंसाइल नहीं है, अभी आपका GST रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा जी, अभी ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। तो 50 करोड़ हमारे पास बहाने होते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर जाकर, वो ऐसी अड़चन में अटक जाता है पैसा कि वो पेमेंट रिलीज नहीं होती, पता नहीं किस रिकंसिलेशन में फंस जाता है वो वाला पैसा। तो अब सिस्टम ड्रिवन क्रेडिटेबल कंपनियों में क्या होता है कि जो पेमेंट का जब कमिटेड टाइम है उतने टाइम में पेमेंट कर दो, आपको पता ही नहीं है कि कब आपके पेबल ये 30 से 60 से 90 तक जाने शुरू हो जाते हैं और आपका मोस्ट ऑफ द आइटम नोट ड्यू के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये नोट ड्यू का जो समुंदर है ना, ये कंपनी के लिए पैसों का अंबार है, ये कंपनी के लिए पैसों का अंबार है। और यहां पर क्योंकि आपने कैश रिजर्व क्रिएट किया हुआ था, मैंने बोला ना 3%, 2%, 1%, 5%, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कैश रिजर्व में से पैसे निकलते हैं, टाइम पर पेमेंट जाती है। और अकाउंट फाइनेंस के अंदर अब हमें पता लग गया कि अगर वीकली बेसिस के ऊपर हमने ये एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी मैनेजमेंट को, तो उससे डबल बेनिफिट क्या होगा। अकाउंट्स वालों की हमारी मेन परेशानी क्या होती है, वो देखो ऐसा है जी, ये जो पार्टियां बनाकर लेकर आए हैं, जो भी पार्टियां बनाकर लेकर आए हैं, बढ़िया बनाकर लेकर आए हैं, ठीक है, अब उसको पेमेंट करनी है, हमारे इशू हैं, बिल क्लियर नहीं होता, बिल सही नहीं हो रहा और हमें मैनेजमेंट ने बताया नहीं, अप्रूवल नहीं है। जब की पर्सन आपकी MIS के अंदर बैठे हैं और ये इशू हो रहा है, तो डिसीजन सेकंड्स के अंदर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, उसको राइट ऑफ करना है कि नहीं करना, उसको लेना है कि नहीं देना, बिजनेस कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। तो दैट मीन टू से दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिगर पॉइंट, दिस इज गोइंग टू ट्रिगर पॉइंट। ये ऑटोमेटिकली ना इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा। तो अकाउंट्स वालों ने राइट टाइम के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, मैनेजमेंट ने उसके ऊपर साथ में डिस्कशन दी, डिसीजन दी, तो इक्विलिब्रियम एलैबोरेट रहेगा। मैंने तो ये भी देखा है 31 मार्च 2020 की ना बैलेंस शीट ही फाइनल नहीं हुई अभी तक, डेट एक्सटेंड हो के 31 दिसंबर हो गई है और अभी डेटर क्रेडिटर रिकंसाइल हो रहे हैं कब के, 31 मार्च 2020 के। सोचो, हम बात कर रहे हैं वीकली बेसिस की, हम बात कर रहे हैं वीकली बेसिस की, और यहां पर दिसंबर 2020 के अंदर 31 मार्च 2020 के डेटर क्रेडिटर रिकंसाइल नहीं हुए। फिर जब होंगे तब हम बैलेंस शीट फाइनल को भेजेंगे करने के लिए, उसका रिकंसिलेशन चल रहा है, लंबा रिकंसिलेशन चल रहा है। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, माय पॉइंट टू यू इज, सिंगल पॉइंट टू यू इज weekly MIS is important? What do you think? Yes or no? Who would like to elaborate that why this weekly MIS is important? Who would like to elaborate? Who would like to elaborate? I need some participation. Why? और उससे क्या पर्पस सर्व होने वाला है वीकली MIS से? मंथली का समझ आ गया हमें, मंथली तो इम्पोर्टेंट है, पता लगे कंपनी कहाँ चल रही है, ये वीकली क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जितनी जल्दी हमने किसी गैप को आइडेंटिफाई कर लिया, सूनर द बेटर, सूनर द बेटर, खटाक करके वो प्रॉब्लम उसी समय सोल्व होगी और कंपनी ग्रोथ के एस्पेक्ट पे चलती चली जाएगी। कोई जमाना ऐसा था जब हम पंचवर्षीय योजना की बात किया करते थे, जब भारत आजाद हुआ था, ये हमारी पंचवर्षीय योजना है, इस 5 साल के अंदर ये काम हो जाएगा। उसके बाद स्टेबलाइज हुई चीजें 1 साल के ऊपर, 1 साल में लोग अपना फाइनेंशियल रिजल्ट करते थे। फिर कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स आए, उन्होंने कहा 1 साल कोई वेट नहीं करते, उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने शुरू किए। कहते हमारे 1 साल के अंदर 4 साल होते हैं, यानी कि 4 क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश करने का मतलब है 4 साल का काम इन्होंने 1 साल में कर दिया। तो अब क्वार्टर के ऊपर आ गए, फिर कंसेप्ट आ गया मंथली का।
कि हर महीने एक महीना एक पूरे साल के बराबर है। एक महीने को एक साल की तरह देखोगे ना, देखो कैसे रॉकेट की तरह काम होते हैं। और अभी क्या चल रहा है, ये जो रॉकेट उड़ रहा है उसको कंट्रोल करने का जो कंट्रोल पैनल है ना, कंट्रोल पैनल है, वो वीकली रिव्यू है। देखो क्या होता है, ऊपर चांद है, नीचे रॉकेट छोड़ा गया। हमें लगता है कि ये चांद के ऊपर जब रॉकेट को छोड़ा गया तो ऐसे जाके पहुंच गया होगा वहां पे, लेकिन जब कैलकुलेशन देखेंगे 97% ऑफ द टाइम ये जो रॉकेट पृथ्वी से उड़ा चांद पर जाने के लिए अपनी डायरेक्शन पे नहीं था। ये रॉकेट उड़ा इधर था, तो वीकली MIS ने बोला, यानी कि रडार लगा होता है इसके अंदर कि आप 3 डिग्री दक्षिण में हो, लेफ्ट हो जाओ, ऐसे होता है। तो रडार उसको बताता रहता है, बताता रहता है, बताता रहता है, बताता रहता है, बताता रहता है। वो 97% अपने पास में नहीं होता, लेकिन रडार उसको बताता रहता है। तो देखा जाए कितना निकम्मा रॉकेट है। 97% तो अपने पास पर नहीं था, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। इसका मतलब है ये जो हमारी वीकली MIS है ना, ये एक कंट्रोलर की तरह काम करती है, कंट्रोल पैनल की तरह। अगर हमारे पेबल किसी एक हफ्ते में आगे पीछे गए, देखो लिखा ना हमने वीक 36, वीक 37, वीक 38, वीक 39 वीक, समय तो बहता रहता है, पानी की तरह, नदी की तरह बहता जा रहा है। तो जहां कहीं डेविएशन आई है तो देखो इंक्रीमेंटल के अंदर इसको कम कैसे कर करके लेके आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये जो फाइनेंशियल कल्चर बिल्ड करने की मैं आपसे बात कर रहा हूं वीकली। अच्छा MIS के अंदर ना पूरा वो नहीं भर देना, हमने कीचड़ नहीं भर देना कि सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लो। हमने वो रिलेवेंट की पैरामीटर मेंशन करना है जिसका कोई सेंस बनता है, जिसका कोई मीनिंग बनता है। किसी एक फिगर के ऊपर हम कंट्रोल करें, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड हैबिट की बात करें, किसी एक एरिया पे हम काम करते हैं, खाने पीने की आदत के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो हम एनर्जी भी महसूस करना शुरू करते हैं, वेट भी कम होना शुरू हो जाता है, हमारी पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाती है, हमारी फैमिली के अंदर रिलेशनशिप भी बढ़ जाती है, सुबह उठ के हम पार्क जाना भी शुरू कर देते हैं। यानी कि एक बटन दबाया, क्या खाने पीने पे कंट्रोल रखूंगा, पौष्टिक खाऊंगा, उससे मेरी फैमिली रिलेशनशिप ठीक हो गई, उससे मेरी हेल्थ ठीक हो गई। उसी तरीके से मेरे अकाउंट एंड फाइनेंस के अंदर ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिसके ऊपर हमने फोकस करना है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्या ये ऑटोमेशन में बन सकता है, वही वाला पहला वाला क्वेश्चन। आंसर इज यस। तो ये फिगर आ कहाँ से रही है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से आ रही है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से उठाएंगे, अगर हमने आउट ऑफ द बुक्स एडजस्टमेंट करके डालना शुरू कर दिया ना, तो फिर कैलकुलेटर हमेशा 2 × 2 5 ही दिखाएगा। हमें वहां से फिगर उठानी है। कहाँ से उठाई हमने, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। इसके अंदर मैंने कैच रखा है, एक कैच ये रखा है, ये जो MIS की फिगर है ना, इसको फाइनेंशियल कंट्रोलर अपने हाथ से भरेगा। और यार इसको भी ऑटोमेट कर दो, नहीं इसको नहीं मैं कर रहा ऑटोमेट। क्यों, MIS की फिगरें हैं कितनी, 3 ही तो है, 3 फिगर है भाई। कितने ड्यू नहीं हुए, कितने ड्यू और ड्यू हुआ, कितनी टेल है, 3 फिगर ही तो है। इस 3 फिगर को फाइनेंशियल कंट्रोलर यानी कि जिसने मीटिंग में खड़े होके बोलना है, बैठ के बोल ले, जूम में बोल ले, पिन उसकी वीडियो होगी वो बोल ले, वो अपने हाथ से क्यों भरेगा। ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस का आपको निचोड़ दे रहा हूं। हुआ क्या, सारी रिपोर्टें ऑटोमेट हो गई इंक्लूडिंग MIS। अब उसमें इसमें क्या हुआ, जब मीटिंग करने के लिए पहुंचे ऑटोमेटेड रिपोर्ट आ गई और मीटिंग के लिए बैठे हैं, तो पता लगे यार टेल तो माइनस हो नहीं सकती। मान लो यहाँ पे -70 लिखा हो। अब जितनी हैरानी प्रमोटर के चेहरे पर है, जितनी हैरानी डायरेक्टर के चेहरे पर है, उतनी हैरानी फाइनेंशियल कंट्रोलर के चेहरे पर भी है। तो उसने मुड़ के देखा अपने एग्जीक्यूटिव की तरफ, ये माइनस में फिगर कैसे आ गई। वो सर वो थोड़ा बटन ठीक नहीं दबा। तो भरी सभा के अंदर कि क्या वो माइनस की फिगर आनी चाहिए थी, कभी भी नहीं आनी चाहिए थी। और होता क्या है, कई बार फाइनेंशियल कंट्रोलर अपनी प्रायोरिटी के अंदर इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि वो मंडे की 10 बजे की मीटिंग में 10:59 के ऊपर ही आते हैं और असिस्टेंट ने वो मीटिंग बना रखी होती है। और वो आकर उनके प्रेजेंटेशन स्किल इतने बढ़िया होते हैं कि वो जो भी लिखा हो उसको प्रेजेंट कर देते हैं। सुनने वाले को ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत की है। ये बहुत बड़ा गैप था, ये बहुत बड़ा गैप था। तो हुआ क्या, जिस इंटेलिजेंट ब्रेन को हमने हायर किया एनालिसिस करने के लिए, वो इंटेलिजेंट ब्रेन तो किसी और ही दुनिया में है। और असिस्टेंट ने वो रिपोर्ट MIS बनाकर जब ऑटोमेट निकाल के बताई और वो सुपर डुपर बंदा आया अपनी प्रेजेंटेशन से मंत्रमुग्ध करके चला गया, लेकिन डाटा तो गलत था। परमानेंट सॉल्यूशन, कम से कम फिगर लिखो,
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अपने आप आए। फाइनेंशियल कंट्रोलर जब अपने हाथ से ये 622 टाइप कर रहा होगा ना, सोचो फाइनेंशियल कंट्रोलर जब 622 लिखेगा नितिन जी, क्या अंदर से आवाज आएगी? हाँ यार 622 तो यार, हाँ तो अगर आप अपने हाथ से लिख रहे हो या मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा हरमीत वो यार 622 कितना हो सकता है यार, पिछली बार तो ये 15 ही था, अभी 622 कैसे हो गया? ज्यादा से ज्यादा अगर 15 की टेल थी तो 7 दिनों में 22 की टेल हो जाएगी, 622 कैसे हो जाएगी? कौन सा क्राइटेरिया पैदा हो गया? लॉजिकल एनालिसिस कौन कर रहा है? मेरे पॉइंट को ना बड़े ध्यान से समझना, ये मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जब वो फिगर दिखी इसका मतलब है क्या हो गया? ऑडिट हो गया। ये ऑडिट हो गया किसके द्वारा? फाइनेंशियल कंट्रोलर के द्वारा। फाइनेंशियल कंट्रोलर कौन है? फाइनेंशियल कंट्रोलर तो वो है जो दिन रात प्रेजेंट है चीजों को लेके। इसका मतलब है कि उस मीटिंग से पहले वो सब चीजों को किताबों में ठीक करा देगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, मीटिंग से पहले किताबों में सब कुछ ठीक करा दो। तो ठीक क्या हो गई? हमारी किताबें ठीक हो गई। अल्टीमेट पर्पस क्या था? हमारी बुक्स ठीक रहनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। इसका मतलब है जो हमने अकाउंट पेबल की तो खोजबीन किस चीज की करनी है? हमने खोजबीन करनी है राइट पैरामीटर इन दी MIS। तो आपके लिए मैं एकदम बिल्कुल गिफ्टेड एक MIS का फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा हूं आपके सामने, जो बहुत ही इन डेप्थ और डिटेल तरीके से उन एस्पेक्ट को बताता है जिसका मैंने नाम रखा है MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस। और ये मैंने एक आपको बनाकर भी दिखाया। हमारे रिसीवेबल कहां से आने हैं? हाँ जी, हमारे रिसीवेबल कहां से आने हैं? कोई GST का ओवरड्यू तो नहीं है। वर्किंग कैपिटल कितनी है? हमारी कोई कंप्लायंसेस पेंडिंग तो नहीं है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0। भाई TDS की कोई कंप्लायंस ओवरड्यू या पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 3 आ रही है मतलब कि 3 या तो 3 GSTR 3B फाइल नहीं हुई या R1 फाइल नहीं हुई, यानी कि यहां पर स्कोर क्या आना चाहिए? 0। तो आपने जब इसको ग्लांस थ्रू किया पूरी की पूरी MIS रिपोर्ट को, तो ये आपकी कंपनी की अकाउंट्स एंड फाइनेंस की वीकली बेसिस पे बन गया कंट्रोलर। और घाटा नहीं देख रहे कहां से कॉस्ट कम हो सकती है, कहां से रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, कहां से क्या चीज बन सकती है। डू यू रियली फील कि इस तरह से MIS चाहे वो फाइनेंशियल क्लोजर है, चाहे वो फाइनेंस की पोजीशन है, चाहे वो PO EPO का सिस्टम है, चाहे वो वर्किंग का सिस्टम है, या कोई भी एस्पेक्ट है मिसलेनियस के अंदर मैंने डाल दिया, ये MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? ओके, मुझे कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और दो कि MIS का कल्चर डेवलप करने से और फाइनेंशियल रिव्यू का कल्चर डेवलप करने से कंपनी को फायदा हो सकता है। कोई एग्जांपल शेयर करो, क्या फायदा हो सकता है? एनीथिंग विच इज कमिंग टू योर माइंड। आपके दिमाग में तो ये चल रहा है कि इतने फायदे हो सकते हैं जगमोहन की, अब पूछो कुछ ना, क्योंकि आने दो। व्हाट इज दैट? बिग पॉइंट। Huge cost control will be there because there is a mechanism. Some important eyes are looking at the data. अदरवाइज डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ था? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही पड़ा हुआ था, वहां पर हो जा रहा था। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए मैं आपको ना ये वाला एग्जाम्पल जब आपके साथ शेयर किया, एक्चुअली मैंने फाइनेंशियल समरी OPPL की तैयार की, इफ एरर की क्वेरी तैयार की। व्हाट डू यू थिंक अकाउंट एंड फाइनेंस वालों, व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये हर एक कंपनी में इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस और नो? या चैलेंज आएंगे? कोई कर सकते हैं? सिंपल है। मेरी इनविटेशन आपसे ये है कि आप ना नेक्स्ट एक मीटिंग की डेट डिक्लेयर करो, जो कि आपका रिव्यू मीटिंग हो, जो भी डेट डिक्लेयर करनी है उसके लिए आप प्रिपरेशन करो। अगर आप चाहो तो मैं भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा आपके साथ में, तो आप उसको बनाकर उसको प्रेजेंट करो। तो उसके साथ राइट मैं आपको दिखाता हूं लाइक दिस, एक मीटिंग प्रेजेंट हो जाए, उसमें प्रेजेंट करो। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार मीटिंग के अंदर मतलब क्या होगा, क्या थोड़ा खोलो तो सही, ये Z तो हमने बहुत कुछ देख लिया, थोड़ा पीछे आओ, ये पीछे के मसाले के ऊपर आओ।
तो अब मैंने कहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि एक मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग और एक वीकली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग हो रही है, जिसको अकाउंट्स टीम ने क्रिएट किया है। यू आर द क्रिएटर, उसको क्रिएट किया है, उसके डाटा को वो क्रिएट किया है, वो आपने एग्जिस्टेंस के अंदर लेकर आ गए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम ऑपरेट करना चाहते हैं फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंडसेट से। Financial controller mindset is a set of attitude towards money which set you financially free. It's a mindset of financial discipline. It's a mindset of financial discipline. देखो बिजनेस ना एक नंबर गेम है, पूरी तरह से नंबर गेम है। अब अकाउंट फाइनेंस वालों से ज्यादा कौन जानता है कि ये नंबर छुपे कहां पर हुए हैं? बिजनेस मॉडल के अंदर छुपे हुए हैं। अगर मेरा बॉम्ब बिल ऑफ मटेरियल ही फॉल्टी है तो क्या प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। अगर मेरा बिजनेस मॉडल ही ठीक नहीं है, मेरा रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, पर यूनिट प्रॉफिट निकलेगा? नहीं निकलेगा। मेजरमेंट नहीं हो रही उसकी, निकलेगा? नहीं निकलेगा। बिजनेस मॉडल इज इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल बना दिया, लेकिन पेमेंट टर्म ही उसके कंसिस्टेंट नहीं है, पेबल टेल खड़ी हो रही है। क्या जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए थी उतनी है मेरी इसके अंदर या नहीं है? अगर ज़्यादा है तो बैड है, कम है तो वर्स है। कितनी होनी चाहिए? आइडियल। वर्किंग कैपिटल इज अ नंबर। बजट क्या है? बजट क्या है? ये गेम चेंजर क्वेश्चन है। तो मैं कहता हूँ OPPL का, ओकाया ग्रुप का, पूरी कंपनी का मुझे आज ही मैनिफेस्टेड अमाउंट मालूम है कि ये मेरा रेवेन्यू होने वाला है, ये मेरी TVC होने वाली है, और ये मेरा GP होगा, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होगी इसी सेट के अंदर, और पूरे साल में इतना NP नेट प्रॉफिट मेरे पास आने वाला है। और ये देखिए मेरी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग, लव योर बैलेंस शीट, फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेरी कैपिटल कितनी, इन्वेस्टर की कैपिटल कितनी, सिक्योर्ड लोन कितने, अनसिक्योर्ड लोन कितने, और अदर लायबिलिटी कितनी, और एसेट साइड में मेरे फिक्स्ड एसेट कितने हो चुके हैं 31 मार्च 2021 को, कितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, कितने मेरे डेटर्स हैं, कितना मेरा स्टॉक है, और कितने मेरे अदर एसेट हैं, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस के अंदर है। टोटल ये हो गया। वो फिगर तो बजट के द्वारा हमें 2021 की आज ही चाहिए। और अभी जो हम खेल खेल रहे हैं ना, वीकली MIS वाला और मंथली रिव्यू वाला, वो जो हमने फ्यूचर क्रिएट किया है, जैसे एक आर्किटेक्ट पहले नक्शा तैयार करता है, बिल्डिंग तैयार हो जाती है, इसका मतलब है ओकाया माइक्रोटेक की तो पहले से ही P&L बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है। किस रूप में तैयार हो चुकी है? वो तैयार हो चुकी है बजट की फॉर्म के अंदर। और वीकली तो हम देख रहे हैं कि हम उसके कंसिस्टेंट भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, और क्या हमें नई इनोवेशन चाहिए। तो पूरा का पूरा नंबर का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। या तो यूनिवर्स हमें कहीं ले जाएगी, जहां पहुंच जाएंगे लाइफ ले जाएगी, या हम अपनी यूनिवर्स खुद क्रिएट करेंगे। ये ना एक जादू का स्पेक्स है, एक चश्मा है। जैसे आप इसको पहन लेते हो ना, आपको फ्यूचर साफ साफ नजर आना शुरू हो जाता है। ये देखो OPPL की टर्नओवर ये 2000 करोड़ की नजर आ रही है। कैसे आ रही है? ये इसमें से ये TVC होगा, ये मेरे वेंडर होंगे, ये सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आपने बजट बनाया नंबर्स गेम के अंदर, कौन बनाएगा बजट? अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बनाएंगे ना, हम बनाएंगे। किस बेसिस पे बनाएंगे? अब इंटरेक्शन होनी स्टार्ट होगी, अब इंटरेक्शन होनी स्टार्ट होगी अकाउंट्स एंड फाइनेंस वालों की मार्केटिंग वालों के साथ में, कि हम ये सोच रहे हैं कि ये 2000 करोड़ की टर्नओवर है, या 1500 की टर्नओवर है, या 5000 की टर्नओवर है, मार्केट की क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या होने वाली है, किस किस महीने में क्या करेंगे। एडमिन से बातचीत होगी, आपका रिक्रूटमेंट का क्या प्लान है, आपकी HR डिपार्टमेंट से, एडमिन के साथ में, और आपकी प्रोसेस वालों से, प्रोडक्शन से, हर किसी के साथ में इंटरेक्शन होनी शुरू हो गई है। फाइनेंशियल कंट्रोलर की टाइम टू टाइम मीटिंग हो रही है। वरना क्या था, परचेज वाले कह रहे हैं पेमेंट रिलीज कर दो, पेमेंट रिलीज कर दो, पेमेंट रिलीज कर दो। वरना अकाउंट एंड फाइनेंस का रोल रह क्या गया है कंपनी के अंदर? पेमेंट रिलीज करने का रोल रह गया है। सैलरी रिलीज कर दो, माल खरीदा था रिलीज कर दो, रिलीज कर दो, रिलीज कर दो, ऐसे चेंज करो ना। ऐसे कहाँ पहुंचने वाले हैं उनसे कंसल्ट करके पहले प्रोविजन बनाकर चलेंगे। वीकली और मंथली तो हम ऑलरेडी जो फिल्म लिख चुके हैं, उसको हम देख रहे होते हैं ठीक चल रही है क्या। अब मुझे कुछ अपने बिजनेस मॉडल में तो नहीं परिवर्तन करना। पहले बैटरियां इन्वर्टर में लगती थी, आजकल ई-रिक्शा आ गए हैं, तो थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को चेंज कर लेना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट ने बैटरी का भी काम कर दिया, लिथियम भी आ गई है, थोड़ा बिजनेस मॉडल चेंज करें। जब से ही बिजनेस मॉडल चेंज होगा तो ये मेरा बजट
उसके कोरस्पॉन्डिंगली चेंज होगा। ये है 75% वर्क ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट माय डियर फ्रेंड। कहीं हमने 25% काम के अंदर ही तो नहीं जिंदगी निकाल दी अपनी। कंपनी का अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जब मेरे से बात होती है ना, मैं धीरे से मुस्कुरा देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये 25% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। वो कहते क्यों जगमोहन यार, पूरी जान तो लगा रखी है, सब कुछ तो है। मैं कहता हूँ ये पता लगे एरिया ही नहीं था आपका। इसको तो मैं बुक कीपिंग बोलता हूँ। एक होता है फाइनेंस, एक होती है अकाउंटिंग। कहीं यहीं पर तो नहीं बुक कीपिंग के अंदर 25% एरिया के अंदर, इधर तो हम पहुंचे ही नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। इधर पहुंचने का मतलब था कि ये और ये मेरी पूरी पकड़ में है कि नहीं। कहीं मैंने अपना माइक्रो व्यू तो नहीं लगा रखा अर्जेंट और रूटीन वर्क के अंदर। मैक्रो व्यू कौन देखेगा? फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंडसेट का। आर यू नाउ गेटिंग द रिलेवेंस ऑफ दिस वीकली मीटिंग? आप क्रेडिबिलिटी और ये ओवरड्यू टेल का रिस्पेक्ट समझ पा रहे हो? आ जाओ इधर ना, सारे के सारे एक टीम है ना। एक दूसरे के ऊपर डालना बड़ा आसान है। वेंडर के बिल नहीं आए इसलिए नहीं बना, चलो हम आ गए। अकाउंट किताबें कभी कंप्लीट नहीं करते, मैनेजमेंट टाइम पे डिसीजन नहीं देती। ये कहीं कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है, मैं जो देख रहा हूं। क्यों ना शिफ्ट करें? अकाउंट्स टीम इज अ गेम चेंजर इन एवरी बिजनेस। अकाउंट्स टीम इज द गेम चेंजर। आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, अभी आज का ये सेशन हो रहा है किसी भी बिजनेस को पार उतार करने के लिए, कहीं भी सिंक्रोनाइज, वो कौन सा एक धागा है जो सभी मोतियों में प्रेजेंट है किसी भी कंपनी के अंदर? अकाउंट्स। ये धागा मार्केटिंग से भी जुड़ा हुआ है, ये प्रोडक्शन से भी जुड़ा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा है, एचआर से जुड़ा हुआ है। जो रिलेशनशिप और रिस्पेक्ट अकाउंट्स होल्ड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, शायद ही कोई डिपार्टमेंट होल्ड करता हो। और सोचो अकाउंट्स वाले इन 4 पिलर के पैरामीटर से काम करना स्टार्ट कर दें, जिसके अंदर नंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ एज ए टीम तो ये गेम चेंजर है माय डियर फ्रेंड। इंटेलिजेंस नेव बन के थोड़ी करना है, इनोसेंट एंड ऑलवेज बिजी इन रूटीन। देखो गलत कुछ नहीं है, लेकिन ये हमेशा बिजी है रूटीन के अंदर, हमेशा बिजी है। अब इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? हमें उसका इम्प्लीकेशन समझना है। तभी मैंने Z2A अप्रोच की। क्यों की हमने वीकली मीटिंग? अब कुछ कह रहे हैं कि यार कराना है फाइनेंस का डाटा, भेज यार किसी तरीके से। आज मैं नहीं हूं, तू कर लेना मीटिंग, तू नहीं है वो कर ले मीटिंग। वहां से ऑपरेट ना करके हमें ऑपरेट करना है कंसिस्टेंट विद ओवर अकाउंट्स एंड फाइनेंस एस्पेक्ट के साथ में। तो वन थिंग क्या है? बजटरी कंट्रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बजटरी कंट्रोल की बात आती है ना, तो अगर गूगल चल गया तो ठीक है, नहीं तो लेट अस सी। तो जब बजटरी कंट्रोल की, हाँ चल गया, अच्छा ये मेरी उसमें ही सेव था तो ये ऑटो सेव के अंदर आ गया, वेरी गुड। तो जब बजटरी कंट्रोल ही हमारा क्लियर है, तो मैंने क्या किया, बजटरी कंट्रोल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो रेवेन्यू, टीबीसी, जीपी परसेंटेज मैंने लिख ली यहाँ पर, सारी फिक्स्ड कॉस्ट मैंने यहाँ पर लिख ली। अब मैं कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। इसको हमने उस लेवल के ऊपर नीचे ब्रेकअप के अंदर डाल देना है, सो दैट कि मुझे पूरा का पूरा पता रहे। फॉर एग्जाम्पल आप पूरा प्रेडिक्ट कर दो 31 मार्च 2021 तक जो मैंने वेजेस पे करनी है ना, वो किसको पे करनी है? राम कुमार को कितनी पे करनी है, श्याम कुमार, ये देखो पूरा का पूरा साल का मैंने डाल दिया, तो बजट बन जाएगा। बजट बनाने का मतलब है मुझे डाटा को जूम करके इलेबोरेट करके देखना है। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे देखो कौन कौन से मीटर लगे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 1 मीटर का क्या खर्चा मेरे पास आता है, तो उसका पूरे साल में क्या खर्चा आएगा। सैलरी पे कर रहा हूं तो कितने लोग हैं, कुछ नए एम्प्लॉय रिक्रूट करने हैं क्या मैंने, तो न्यू एम्प्लॉय करना है, किस महीने में करना है मुझे, उसको जे कॉलम यानी कि नवंबर में उसको इंप्रूव करना होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी, कंपनी में क्या विजिटिंग कार्ड, A4 साइज, लेटर हेड, एनवेलप, बिल बुक, MOA फाइल्स की जरूरत पड़ने वाली है,
किस महीने के अंदर। कन्विंस आमतौर पर किस किस को जाती है और कितनी कितनी जाती है। बिजली के जो ऑफिस के मीटर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अगर मैं कंप्यूटर की रिपेयर में डेनिस कराता हूँ, लिस्ट तो बनाओ कौन कौन से कंप्यूटर कंपनी में लगे हैं और कौन कौन सा कंप्यूटर कितने कितने पैसे खाने की संभावना है, लगने की संभावना है, उसको हमने डाल दिया। अरे सॉफ्टवेयर कंपनी में कौन से हैं, टैली, स्पेक्ट्रम, जीनियस, क्लाउड, वेबसाइट, कितने भी अदर हैं, उसको एक बार लिख दो, पूरे साल की बजटिंग में डाल दो। रिपेयर मेंटेनेंस कौन सी मशीन पे होने वाली है, AC1, AC2, AC3, कोई नेटवर्क का रैक है, कोई फैन है, कोई सीलिंग है, कोई वाटर डिस्पेंसर है, एक बार लिखो तो सही। एक बार लिखा, लिखने के बाद उसको तसल्ली से आपने उसको फिलअप किया। जो फीडर शीट के अंदर जब बजट डाल दिया तो उससे मेन शीट, तो जो हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट हैं और जो जीपी रेशियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे मेरी मटेरियल कंजम्पशन आ गई, खर्चों का ब्रेकअप मैंने बना दिया। तो लेकर आया हूं आपको बजट कंट्रोल के ऊपर। इसका मतलब है कि एक्चुअल फिगर प्रेजेंट करना तो फिर सेकेंडरी है, प्राइमरी पर्पस क्या था हमारा, बजट तो बना ले। क्या बजट के ऊपर किसी पे डिपेंडेंट है, किसी बाहर की पार्टी पे डिपेंडेंट तो नहीं है कि बिल नहीं आए, हम तो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है अपनी कंपनी के अंदर। और एक क्वालिटी मीटिंग करनी थी हमने वेरियस डिपार्टमेंट के साथ में कि भैया खर्चा होने वाला है, कंपनी का विजन किस तरफ से, अभी तो हम एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर का रोल पूरी तरह से निभा पाएंगे। दिस इज ए कल्चर, दिस इज ए डिसिप्लिन विच इज रिक्वायर्ड इन दी कंपनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कि मास्टरी के टूल कौन कौन से हैं। MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस अभी मैंने आपको दिखाया, उसका फॉर्मेट रेडीली अवेलेबल है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, दे दिया। हरमीत सिंह इज फ्रॉम माई टीम, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड गुड अमाउंट ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। कितने साल का हो गया, कहीं कब से आ रहे को गया 5-6 ईयर, तो 6 साल से हमें पूरा मतलब आइडिया है लाइक सैप का और सब चीज़ों का। एनी कंफ्यूजन कम इनटू योर माइंड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ MIS, क्योंकि MIS आप प्रेजेंट करने वाले हो, कहीं चैलेंज आता है पूछ लो हैंड होल्डिंग सपोर्ट के अंदर। मैंने एक बड़ी भारी गलती एक्सपीरियंस की। होता क्या है, जो मैनेजमेंट है उनके डिसीजन मटेरियल मिल जाए और चाहे वो किसी भी सोर्स से मिल जाए, और अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले अपनी रूटीन के अंदर बिजी हैं, तो बाहर से कंसल्टेंट की एंट्री हुई तो क्या डाटा एक्यूरेसी सही होगी? डाटा एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अगर आप दोगे तो सही होगी। अगर कोई भी कंसल्टेंट आके किसी भी फॉर्मेट में कोई भी जानकारी बताओ, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, वो इंफॉर्मेशन ठीक होगी? नहीं, हो ही नहीं सकती। माँ से बढ़िया कौन बता सकता है? और कौन से दराज के नीचे जो 18 परचेज के बिल हैं जिसकी शाम को पोस्टिंग अभी नहीं हुई थी, किसको पता? तो दैट मीन टू से कि दिस MIS एंड मंथली फाइनेंस रिव्यू इज द नेचुरल आउटकम ऑफ द अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट्स डे टू डे बेसिस की वर्किंग। अब जब इंटरनली फाइनेंशियल कंट्रोलर ने सैप खोलकर फिगर लिखी टेल 666 दिनों की, तो उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। अब उसके ऊपर जब वीकली मीटिंग हुई, काम तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। तो MIS से हमें क्या पता लगा? टेल मैनेजमेंट हूं मैं, पेबल को टेल मैनेजमेंट, पेबल इज, तो मुझे पहली बात तो ये करना है, नोट ओवर ड्यू। मैं तो कहता हूँ 6 महीने के हो, 6 महीनों की पेमेंट मिल जाए, विच इज लाइक जनरली होता नहीं है। फिर भी लोग 90 दिनों पे कर रहे हैं। अरे 90 नहीं तो 45 सही, 45 सही, 30 नहीं तो 15 सही। एडवांस में जब मुझे कैश डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा तो मुझे टेल मैनेजमेंट करनी है। पेमेंट क्रेडिट पीरियड लंबा, लेकिन ओवर ड्यू कोई नहीं। रिसीवेबल के अंदर क्या करूंगा? ओवर ड्यू की मैनेजमेंट। इन्वेंट्री में क्या, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, जितनी ज्यादा इन्वेंट्री उतना ज्यादा पैसे का ब्लॉकेज और उसको संभालने के खर्चे अलग होने के बाद सीधा वो नेट लॉस होता है। इन्वेंट्री जितनी होगी, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट है तो वर्स है। कंप्लायंसेस मेरी ऑन टाइम एवरी टाइम, फाइनेंशियल पोजीशन अंडर कंट्रोल, फाइनेंशियल क्लोजर एज पर दी बिजनेस मॉडल, और कैश इन हैंड की तो बहुत ही इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा माल आने के बाद पीओ बनता है, पीओ तो बनता है, ऐसा तो नहीं। ये सारा का सारा कंट्रोल आपको MIS से निकल कर आ जाएगा। और ऑन टाइम वर्किंग हो रही कि नहीं हो रही कौन बताएगा? मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बताएगी। वो कैसे बताएगी? आपकी MIS के अंदर से बताएगी। तो यानी कि MIS के ये क्राइटेरिया हैं
जिसके अंदर आपने उन फिगर्स को मेंशन कर दिया। कहाँ से इंफॉर्मेशन आई? मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। फाइनेंशियल समरी ऑटोमेशन का मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ। जो फाइनेंशियल समरी ऑटोमेशन का फार्मूला समझ गया वो तो सारे ही फार्मूले समझ गया। तो उसके बेसिस पे क्या तीसरा टूल एफएस कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती? हो ही गई कस्टमाइजेशन हो गई। तो आर यू गेटिंग पॉइंट? यू इज योर एफएस कस्टमाइजेशन। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है? हाँ जी, ओके राइट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को ना कई बार हमने बहुत भारी शब्द समझ लिया, बहुत भारी समझ लिया शब्द। लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि क्या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को मैं एक बार के लिए ऐसा मान लूं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ऐसा ही होता है जी वर्किंग कैपिटल, यही फार्मूला है। क्यों नितिन जी? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है कि मेरे बिजनेस की जो आइडियल करंट असेट होने चाहिए और जो आइडियल करंट लायबिलिटी होनी चाहिए वो बनी रहनी चाहिए। जब मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, जल्दी से छोटा एग्जांपल दे देता हूं, जिन्होंने सुना हुआ है तो वो भी उसको रिकॉल कर लेंगे, जिन्होंने नहीं सुना तो उनको पता लग जाएगा। देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि मुझे अपने बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। एक किराने की दुकान है, उसकी दुकान पर कोई आया चावल लेने के लिए, उसने कहा भाई साहब चावल दे दो, हमने कहा भी देते हैं, बैठो बाहर मुड़े पे, उसको बिठाया कुर्सी पे, हमने कहा कितने चाहिए? 1 किलो चाहिए। हमने अपना साइकिल उठाया, चांदनी चौक चले गए, 1 किलो चावल लेकर आए, 3 घंटे और उसको दे दिए। क्या वो 3 घंटे वेट करेगा हमारी? कभी वेट नहीं करेगा। यानी कि 1 बोरी मुझे चावल की अपनी दुकान में रखनी पड़ेगी। जैसे कोई आया, छाबा डाला, 1 किलो चावल नापे, उसको दे दिए। तो यानी कि चावल तो बेचे मैंने 1 किलो, लेकिन हमेशा रखना पड़ता है 1 बोरी चावल का। तो वो मेरी वर्किंग कैपिटल है, वो मेरी इन्वेंट्री है, तो रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब तो क्या होता है, ग्राहक इस तरीके से मेरी दुकान में हर महीने आते हैं। मान लीजिए किसी फ्लैटों में मेरी दुकान है और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल ही है, तो सेल तो अच्छा, तो 1 महीने में मेरी 1 बोरी सेल हो जाती है। मुझे लगे मुझे सेल डबल करनी है, 3 गुना करनी है, 4 गुना करनी है, तो मैं काम करता हूँ 4 बोरी चावल रखूंगा। तो क्या 4 बोरी चावल रखने से उसकी सेल 4 गुना हो जाएगी? बिकेगी तो 1 ही। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल एक्सेस हो गई। तो एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज बैड। अच्छा, मैंने कहता हूँ नहीं यार, बिकने तो उतने ही है, आधी बोरी रख लो, कम पैसे लगेंगे। मैंने आधी बोरी रख ली, वो 15 दिनों में खत्म हो गई, तो मुझे चांदनी चौक द्वारा जाना पड़ा साइकिल के ऊपर, 1 दिन पूरा वेस्ट हो गया, तो मेरी 1 दिन की सेल मारी गई। तो मेरी वो कम भी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे आइडियल वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए। इसका मतलब है जो मैंने बिजनेस मॉडल बनाया है, रोटोमैक ने क्या गलती की? रोटोमैक ये बनाता गया पेन पे पेन, पेन पे पेन, पेन पे पेन, बैंक कहता है ले मेरा पैसा, ले मेरा पैसा, ले मेरा पैसा। गलती कर गया पीछे गलती कर गया, वो सारा उधारी का लोन का पैसा आ गया, डेब्ट फ्री के बारे में सोचा नहीं। बिजनेस मॉडल में हल्का सा उतार चढ़ाव हुआ या थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम ऊपर नीचे हुआ तो बैंक खा गए उसको पूरा का पूरा। क्यों? बेच लो उधारी जितना मर्जी, बना लो डीलर ऑल ओवर इंडिया में, जितने मर्जी पेन बेच लो। पेन बेचने में क्या है, जैसे कपड़ा है, गारमेंट है, जितना मर्जी गारमेंट बेच लो। 6 महीने की उधारी है गारमेंट के अंदर, फैब्रिक के अंदर खास तौर पे, जितना मर्जी बेच लो, उसमें क्या है, दिवाले ही निकलता है उसके बाद। क्यों? पीछे से क्या है, पैसे अपने लगते चले जा रहे हैं, वहां से पैसे आ नहीं रहे, अपने पैसे लग रहे हैं, तो किसके पैसे लगेंगे? टर्म लोन के लगेंगे। वर्किंग कैपिटल की कमी को कौन पूरा करेगा? इसका मतलब है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, मुझे आने कहां से जाने कहां से, उसको मैनेज करने को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो मुझे बताओ कि क्या हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करंट असेट नहीं होते बबीता जी? क्यों नितिन जी होते हैं? तो क्या हर एक करंट असेट के आगे, उस लाइन आइटम के आगे हम लिख नहीं सकते होना कितना चाहिए इस महीने के अंदर? अगर वो उतना नहीं है, उससे ज्यादा कम है, तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गई। रेज दी अलार्म, रेज दी अलार्म। भाई इतने करोड़ की सेल के ऊपर इतने मेरे डेटर होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। इतने करोड़ की परचेज के ऊपर इतने मेरे क्रेडिटर होने चाहिए, इतने हैं, तो ये अलार्म रेज हो गया। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली वर्किंग कैपिटल भी तो बार बार सिग्नल देती रहती है। तो क्या हम इस नंबर को देखते हैं? नंबर को देखते हैं? नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उसके लिए कोई इवेंट ही ऑर्गेनाइज नहीं किया ना। इवेंट कौन सा है? वीकली एमआईएस फिगर का देखनी, छोटी सी फिगर देखनी है। वर्किंग कैपिटल नेट कितनी होनी चाहिए? अगर बढ़ गई है तो बैड है, कम हो गई है तो वर्स है। क्या चक्कर है? पूरा करो वर्किंग कैपिटल की। इसका मतलब है फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा सीजन होता है बैटरियों का, जब मेरा सीजन होता है उस सीजन के अंदर तो मुझे ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो WDCL या जो भी टर्म लोन, CC लोन जो भी करना है पहले से अरेंज करके रखेंगे ना।
सिग्नल कैसे पता लगा? वीकली एमआईएस ने सिग्नल दे दिया, मंथली फाइनेंस रिव्यू में सिग्नल दे दिया। इसका मतलब है इतनी इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग, इतनी इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ खो गए थे? हम यहाँ खो गए थे कि अकाउंट एंड फाइनेंस के अंदर कंप्लायंसेस पूरी होनी चाहिए। अरे वो तो पूरी होनी ही चाहिए। 75% ध्यान कहाँ पर है? अब देखो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया, पहले से एनालिसिस करके चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, अब पूरी की पूरी बातें पॉलिसी मैटर के ऊपर आ रही हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टूल अकाउंट्स वालों को क्या चाहिए? अकाउंट्स वाले कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए यार, मेरे पास वर्किंग कैपिटल का टूल तो तुमने फाइनेंशियल समरी में ऑलरेडी दे दिया, ट्रायल को खटक एक्सपोर्ट किया, करंट असेट को लिखो ऊपर, करंट लायबिलिटी को नीचे, asset minus liability is equal to working capital. Is it difficult? Is it difficult? जब मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट पहले से बना हुआ है, क्वेरी लैंग्वेज से वी लुकअप की कमांड से मैं उसको एक ही जगह पे ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ? तो मेरी एमआईएस ऑटोमेट हो गई, वहां से नहीं हो गई। अगर कोई मेरी बात से सहमत है तो यस बोले, नहीं तो नो बोले, नहीं तो क्वेश्चन रेज करो। सो आर यू एग्री ऑन द पॉइंट विच आई एम मेकिंग टू यू? यस, पक्की बात है। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने में वर्किंग कैपिटल डाउन करने के सोचे तो वर्किंग कैपिटल बिल्कुल 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 मजा आ गया। ये देखो फाइनेंशियल कंट्रोलर वाला क्वेश्चन रेज किया है। सर मैं तो कहता हूं, मैं तो बल्ले बल्ले हूं, पगड़ा डालने को तैयार हूं इस पॉइंट के लिए। ये देखो ये रहा ना बिजनेस सीजन नंबर गेम, ये लो बिजनेस मॉडल। कम करना है, इसी से कम होगा, कम करना है इससे कम होगा, बढ़ाना है इससे बढ़ाना है। तो बिजनेस मॉडल और वर्किंग कैपिटल में तो चोली दामन का साथ है। देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी परछाई यहाँ पर है, यहाँ चला गया, परछाई यहाँ पर आ गई। तो क्या है? वर्किंग कैपिटल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नंबर गेम ऑफ द बिजनेस मॉडल। करो ना मैनेजमेंट से बात, लेट्स डू समथिंग कि वर्किंग कैपिटल कैसे कम ज्यादा होगी। पेमेंट टर्म को चेंज करके होगी। हाँ एक्शन में लगता है तो एक महीने में आधा घंटा लगता है। राइट, हाँ एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो हाँ एक्शन ले रहे हैं। देखो सर ने कितना ज्वलंत मुद्दा छेड़ दिया है जिसके लिए मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी। इसका मतलब है कि आज की मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर जो पॉइंट निकल कर आए, मैंने क्या बोला था? अगली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के ऊपर क्या लेने हमने? एक्शन लेने हैं और उसके रिपोर्ट ऑन जो भी आपके साथ यस एक्शन टेकर रिपोर्ट लेनी है। ये अब आपने ऐसा जबरदस्त मुद्दा छेड़ दिया, मैं सुपर एक्साइटेड हो गया। ये देखो रिव्यू 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 जो हमने सत्संग किया मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर दिसंबर के अंदर, जब ये सत्संग लगेगा, नो सत्संग, वी विल बी डूइंग अ वेरी प्रोफेशनल मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। नेक्स्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? प्रीवियस की कंप्लायंसेस को देखने वाले, प्रीवियस की कंप्लायंसेस को। और मैं बता रहा हूं कि अगली मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर जैसे होता है ना कि इतनी एक्साइटमेंट और छलांगे मारती अकाउंट्स की टीम आती है क्योंकि उन्होंने अचीव किया होता है। जहां पर ये मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग का स्ट्रक्चर हो गया कि सर सैलरी कॉस्ट इतनी हमने ऑर्गेनाइज कर दी, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ऑर्गेनाइज कर दी, इतनी जो हमारी सब्सक्रिप्शन हर महीने जा रही थी। आप सबको फार्मूला तो पता ही होगा ना, फार्मूला का नाम है EROS, EAROS। बता देता हूं, E स्टैंड फॉर एलिमिनेट। कौन सा खर्चा हम एलिमिनेट कर सकते हैं? काम हो रहे हैं जो कि नारियल फूट रहे हैं, कितने नारियल फूट रहे हैं उसको हटाएं ताकि मेट्रो अपने आप चलती रहे। तो दैट मीन टू से कि हमने EROS की टेक्निक अपनानी है। तो जब फाइनेंस रिव्यू करेंगे हर बार एक इनोवेटिव आइडिया निकल कर आएगा। अगले महीने में जब नेक्स्ट फाइनेंस रिव्यू मीटिंग होगी, पूरी एक्साइटमेंट होगी कि इस महीने हमने क्या बेंचमार्क अचीव किए हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग। ओके, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं उस वाले पोर्शन पे। ये लो, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल कंक्लूजन है कि जब ये सब कुछ हो रहा है ना, तो नेटवर्थ बनानी है। नेटवर्थ बनानी है हमने। नेटवर्थ किसकी? नेटवर्थ कंपनी की नेटवर्थ बैलेंस शीट के अंदर नेटवर्थ। अगर मंथ बाय उसका भी फॉर्मेट है, हरमीत सिंह ने दिया हुआ ऑलरेडी है आपके पास, इसके अंदर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। सारे आपकी, सर की, सबकी नेटवर्थ, उसको मिलाकर इकट्ठा देखते हैं नेटवर्थ। तो देखो बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करके अल्टीमेटली कहां पर लेकर गए? हम नेटवर्थ के अंदर लेकर गए। तो वो नेटवर्थ हमने 5वां टूल जो है इस्तेमाल करना है। एनी क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड? थिंक। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या? वीकली और मंथली, वीकली MIS और मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। सबसे पहले बताया, सबसे आखिरी में बता रहा हूं। तो मैंने एक के साथ में जोड़ा, अब आपको यहां पर ले गया हूं। तो फॉलो स्ट्रक्चर का क्या है?
तो आप इंटरनली कुछ ऐसा प्रोसेस रखें कि एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, जैसे मैं अपने क्लाइंट को, ये तो मैं स्पेशल एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आपके लिए, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम एक JSA में एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, जहां कहीं फंसे पूरा तो लाइफ जिंगल वाला, तो क्या हो रहा है, कौन सा फार्मूला लगना है, कौन सी कोई लैंग्वेज है, क्या नहीं हो रहा, तो वो मेरी एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट है JSA ऑनलाइन के अंदर, वो तो मैं हमेशा चौथे पिलर की तरह आपके साथ खड़ा हूं, तैयार हूं देने के लिए। लेट्स वर्क टुगेदर, द टीम वर्क रियली वर्क क्या निकल कर आया, फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंडसेट के साथ में हमने 5 टूल कैश फ्लो मास्टरी के इंप्लीमेंट कर दिए, वीकली और मंथली रिव्यू मैंने कर दिया, और आपको मैंने वो टूल का फॉर्मेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, हरमीत सिंह के पास अवेलेबल है, गूगल ड्राइव की शीट पे शेयर किया हुआ है। कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कंसर्न आ रहा है, आप उसको देखो और बहुत सक्सेसफुली वीकली और मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करना स्टार्ट करो। ये मेरा प्रॉमिस था कि 7 बजे से पहले, और मैंने 2 मिनट का नेट प्रॉफिट। माय प्रेजेंटेशन इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।